हेलो गाय, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। 52 प्रणाली की एंट्री, शिवाय की गिल्ट साजिश का शिकार। ईशानी और सच सामने आया। उसकी बात सुनकर केशव ने अपने हाथों की पकड़ कसते हुए कहा, लेकिन तुम उसे मना भी तो कर सकती थी। ये सुनते ईशानी ने चौंकते हुए उसे देख रही थी और हैरान होते हुए बोली, आपको पूरी बात पता भी है या नहीं? आप आधी अधूरी बात सुनकर मुझ पर गुस्सा कैसे कर सकते हैं? केशव को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने बेदर्दी से उसकी कमर को मसलते हुए चिल्लाकर कहा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैंने तुम्हें आज़ादी दी है, तुम्हें कॉलेज जाने की परमिशन दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी ऐसा गैरा मेरी इज्जत उछाले ले। ये कहते हुए उसने एकदम से ईशानी के जिस्म पर से अपने हाथ हटा लिए। वह कसके अपनी आंखों बंद किए अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि अगर उसका गुस्सा बढ़ा तो वह गुस्से में क्या कर बैठेगा। वही ईशानी अपनी नम आंखें लिए अपनी आंखों में एक अजीब सा खौफ तैरते हुए महसूस कर पा रही थी। उसने आज तक केशव का ये रूप नहीं देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि केशव कभी इतना गुस्सा भी कर सकता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। केशव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कार के बाहर निकलो। ईशानी नम आंखें लिए उसे देखने लगी। केशव ने थोड़ी सर्द आवाज में कहा, मैंने कहा कार के बाहर निकलो। ईशानी ने धीरे से कहा, आप मेरी बात सुनिए। केशव ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हट करूं? लिसन, मैं इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में हूं। मुझे भी नहीं पता, कर मेरा गुस्सा बढ़ा तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा, इसलिए प्लीज कार के बाहर निकलो अभी इसी वक्त। अब आगे। इस वक्त उसका पारा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ईशानी उसे देखकर घबरा गई थी। उसने धीरे से कार का दरवाजा खोला और हरोते हुए वहां से चली गई। वहीं केश ने शीशे पर जोर का पंच मारा और अपनी आंखें बंद किए अपने गुस्से को शांत कर रहा था। जैसे जैसे उसे का गुस्सा शांत हो गया था, उसे एहसास हो गया था कि उसने अभी अभी क्या किया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, दिस इज नॉट डन। यह मुझे क्या हो रहा है? मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूं? वह जितना अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ईशानी कॉलेज के अंदर जा चुकी थी। वही कार से कुछ ही दूरी पर खड़ी एक लड़की केशव की कार को देख रही थी। उसने जाती हुई ईशानी को देखा और अपने कदम केशव की कार की तरह बढ़ा दिए। कार में बैठा केशव, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहा, यह बिल्कुल भी सही नहीं किया मैंने। ओह गॉड, मुझे क्या हो रहा है? एक बार उसके आंसुओं के बारे में सोचना चाहिए था। उसने रहेगी सांस ली कि तभी उसके विंडो पर किसी ने नॉक किया। उसने पीछे पलट कर देखा तो बाहर एक लड़की की परछाई उसने दिखाई दी। उसने धीरे से शीशा नीचे किया तो सामने खड़ी लड़की को देख उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं। अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा उतरा। वो लड़की जिसने ब्लू स्किनी जीन्स और ब्लैक वॉप टॉप और शर्ट पहनी हुई थी। उसने हाथ में डायमंड का एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। उस लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे 2 मिनट बात कर सकते हैं? आपकी वाइफ के बारे में मुझे आपसे कुछ कहना था। वाइफ शब्द सुनते ही केशव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वह घूर के उस लड़की को देखा और तुरंत कार के बाहर निकल गया। वह इस वक्त उस लड़की के सामने खड़ा हुआ था। वही उसके गुस्सैल नजरों को देख उस लड़की ने धीरे से कहा, रिलैक्स, मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहती हूँ। मैंने बस अभी अभी देखा कि आपकी वाइफ रोते हुए गई है और मैं आपके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। कॉलेज में मेरा एडमिशन कुछ ही दिनों पहले हुआ है। मैं बस आपको जो कॉलेज में असल में हुआ वह दिखाना चाहते हैं। ये कहते हुए उसने तुरंत अपने फोन में एक वीडियो प्ले करके केशव की तरफ किया। केशव उसे लड़की को घूरने लगा और उसने अपनी उसे वीडियो पर देखा जहां ईशानी ने डैनी को रिजेक्ट कर उसे कई थप्पड़ भी मारे थे। ये देखते ही केशव के होठों पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। उसकी ठंडी नजरें डैनी के ऊपर टिकी हुई थीं। डैनी को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। वीडियो खत्म हुआ। उसने फोन उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम अपने कॉलेज जा सकती हो। ये कहते हुए वह वहां से जाने के लिए पलटा। उसे लड़की ने धीरे से कहा, क्या आप मुझे थैंक यू नहीं बोलेंगे? ये सुनकर केशव ने एक नज़र लड़की को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुम अभी तक जिंदा खड़ी हो, ये काफी नहीं है? उसकी आवाज काफी खतरनाक थी। वो लड़की उसकी आवाज सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और वहां से चली गई। वहीं केशव सीधा अपनी कार में बैठा और उसकी कार काफी तेजी की स्पीड से वहां से निकल गई। वहीं लाइब्रेरी के एक कोने में चेयर पर ईशानी बैठी हुई अपने दोनों हाथ में अपना चेहरा छुपाए सुबक रही थी। उसे इस वक्त काफी रोना आ रहा था। उसे अपनी किस्मत पर गुस्सा और शिवाय से नाराजगी हो रही थी। केशव ने बिना सोचे समझे, बिना सच जान उसे पर इतना सारा गुस्सा कर दिया। उसे नहीं पता था कि केशव को ये सब पता कैसे चला।
वह रोते हुए अपने आप से बोली, भगवान जी, इसमें भला मेरी क्या गलती थी? ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। मैंने तो उसे नहीं कहा था कि वह मुझे प्रपोज करे। अगर कोई लड़की इन्हें प्रपोज करे और मैंने देख लूं तो मुझे भी तो गुस्सा आएगा, लेकिन मेरे पास आने से पहले सच जान लेते तो। ये कहते हुए वह दोबारा से रोने लगी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाया हुआ था। तभी किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने एकदम से चौंकते हुए नजर उठाकर सामने देखा। सामने वही लड़की खड़ी थी जो अभी थोड़ी देर पहले के केशव से मिली थी। ईशानी उसे देखकर कंफ्यूज हो गई। वह लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास झुककर बोली, चिंता मत करो, वह इंसान ऐसा ही है, वह हमेशा किसी न किसी पर गुस्सा करते रहते हैं। उनके गुस्से को इतना सीरियस मत लो। ईशानी कंफ्यूजन करते देखने लगी और लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे पति मिस्टर केशव पाठक की बात कर रही हूँ। ये कहते हुए वह चेयर पर बैठी और ईशानी को देखकर बोली, वैसे उनका गुस्सा करना भी जायज था। कॉलेज में जो हुआ और जो उन्हें पता चला उसके बाद उनका गुस्सा लाजमी है। ये सुनकर ईशानी ने उसे घूरते हुए बोली, क्या लाजमी है? उन्होंने बिना सच जाने मुझ पर गुस्सा किया। उसके सामने खड़ी उसे लड़की ने परेशान होते हुए उसे देखा और एक बार फिर वही पोस्ट ईशानी को दिखाई जहां डैनी उसे प्रपोज कर रहा था। उसे पोस्ट की हेडलाइन को पढ़ते ही ईशानी की आंखें गुस्से में लाल हो गई। वह हैरान होकर पोस्ट को देखने लगी। तभी उसे लड़की ने शांत आवाज में कहा, अब समझ आया मिस्टर पाठक इतने गुस्से में क्यों हैं? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट लिस्ट को देखो। ईशानी ने कंफ्यूज होते हुए कमेंट लिस्ट को चेक किया। जैसी उसने कमेंट लिस्ट को ऑन किया तो न जाने कितने लोग उसे गालियां सुना रहे थे, उसे भला बुरा कह रहे थे। जैसे जैसे वह कमेंट पढ़ी जा रही थी उसकी आंखों में आग उगलने लगती जा रही थी। उसने धीरे से उसका फोन वापस किया। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। उसने सामने खाली उसे लड़की को देखते हुए कहा, लेकिन तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कई बार कॉलेज में तो देखा है लेकिन कभी तुमसे बात नहीं हुई। तुम यहाँ इस लाइब्रेरी में? उसे लड़की ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम प्रणाली राठौर है एंड आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट। तुमने मुझे देखा होगा लेकिन मैं तुम्हें ना जाने कितनी बार देखा है और मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानती भी हूँ और थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें मिस्टर पाठक की घर से निकलते हुए देखा। ये सुनकर ईशानी चौंकी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, वो रिलैक्स, मैं तुम्हारी कोई जासूसी नहीं कर रही थी, बस वहां से गुजर रही थी तो जाते जाते तुम दोनों पड़ गई। ना चाहिए, चिंता मत करो, मैंने मिस्टर पाठक को सारी सच्चाई बताती है और आई होप कि उनको अपनी गलती का पछतावा हुआ होगा। उसकी बात सुनकर ईशानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या सच में आपने उन्हें सारा सच बता दिया? प्रणाली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे खिलाफ थोड़ी ना हूं? मैं कोई चालबाज लड़की नहीं हूं जो दूसरों के खिलाफ चालबाजियां करते थे। मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मुझे नॉर्मल लाइफ जीना पसंद है, लेकिन कोई किसी को बेवजह फंसाए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि तुम्हें जैसे फंसाया गया है ठीक उसी तरह डैनी भी फंसाया गया है। ये सुनते ही ईशानी ने चौंकते हुए कहा, एक सेकंड, मुझे तो फंसाएगा लेकिन डैनी को कोई कैसे फंसा सकता है? आप जानती है उसने कितना गलत किया है? वह ऐसा कैसे कर सकता है? और उसने वह पोस्ट और भी? प्रणाली ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उसने वह पोस्ट नहीं की, उसे खुद तुम्हारे नाम से किसने लेटर भेजे थे 3-4। मैं उसी की क्लास में हूँ। ये सुनते ही ईशानी की आंखें छोटी हो गईं। उससे लड़की ने माथे को सहलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि उसने तुम्हारे नाम से डैनी को लव लेटर लिख रही हैं ताकि वह ये सोचे कि तुम उसे पसंद करती हो और इसीलिए उसने आज वह तमाशा किया, लेकिन तुमने अनजाने में ही सही लेकिन डैनी को गुस्सा दिलाया है। संभाल के, ये ना, डैनी बहुत खतरनाक है। ईशानी बस उसकी बात सुनती जा रही थी, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ आदित्य और समिति शॉपिंग मॉल आए हुए थे। समिति मुंह बनाते हुए आदित्य को देखकर बोली, यह आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ज्यादा शॉपिंग करने वाली हूं? आपको अगर पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, मैं लोन ले लूंगी बैंक से, लेकिन आप इस तरह ताने मत मारिए। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि ज्यादा शॉपिंग मत करना, मैं तुम्हारे बैग नहीं उठाने वाला। समिति उसे घूरते हुए बोली, ऐसे कैसे नहीं उठाएंगे? आप मुझे शॉपिंग पर लेकर आए हैं, आपको मेरे बैग उठाने पड़ेंगे। मैं लड़की हूँ, लड़कियों को ढेर सारी शॉपिंग करने की आदत होती है, आप उनकी आदत बदल नहीं सकते मिस्टर आदित्य नारायण। आदित्य ने अपने दोनों हाथ सीने पर रखते हुए कहा, अच्छा तो तुम क्या करोगे कि मैं तुम्हारी आदत बदल पाऊं तो? समिति ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं बदल सकते, मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा अगर आपने मेरी आदत बदलने की कोशिश की। बड़े कंजूस है आप, बहुत नहीं खर्च करवाएंगे, आपके पैसे ज्यादा नहीं करेंगे।
ये कहते हुए उसका चेहरा उतर गया था। वह आगे आगे चलने लगी, वहीं उसके पीछे पीछे अपने होठों पर शैतानी मुस्कान ले आदित्य चिढ़ते हुए, ओ जंगली बिल्ली, तुम जल्दी नाराज हो जाती हो, बट आई प्रॉमिस तुम्हारी यही नाराजगी मैं दूर करूंगा आज शाम की पार्टी में। उसके होठों की मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई। 53 आदित्य का समिति से फ्लर्ट और पार्टी की शॉपिंग, मेरा मूड बदल जाए। उसे लड़की ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम प्रणाली राठौर है एंड आई एम 3rd ईयर स्टूडेंट। तुमने मुझे देखा होगा लेकिन मैं तुम्हें ना जाने कितनी बार देखा है और मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानती भी हूँ, और थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें मिस्टर पाठक की घर से निकलते हुए देखा। ये सुनकर ईशानी चौंकी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, वो रिलैक्स, मैं तुम्हारी कोई जासूसी नहीं कर रही थी, बस वहां से गुजर रही थी तो जाते जाते तुम दोनों पड़ गई। ना चाहिए, चिंता मत करो, मैंने मिस्टर पाठक को सारी सच्चाई बताती है और आई होप कि उनको अपनी गलती का पछतावा हुआ होगा। उसकी बात सुनकर ईशानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या सच में आपने उन्हें सारा सच बता दिया? प्रणाली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे खिलाफ थोड़ी ना हूं? मैं कोई चालबाज लड़की नहीं हूं जो दूसरों के खिलाफ चालबाजियां करते थे। मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मुझे नॉर्मल लाइफ जीना पसंद है, लेकिन कोई किसी को बेवजह फंसाए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि तुम्हें जैसे फंसाया गया है ठीक उसी तरह डैनी भी फंसाया गया है। ये सुनते ही ईशानी ने चौंकते हुए कहा, एक सेकंड, मुझे तो फंसाएगा लेकिन डैनी को कोई कैसे फंसा सकता है? आप जानती है उसने कितना गलत किया है? वह ऐसा कैसे कर सकता है? और उसने वह पोस्ट और भी? प्रणाली ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उसने वह पोस्ट नहीं की, उसे खुद तुम्हारे नाम से किसने लेटर भेजे थे 3-4। मैं उसी की क्लास में हूँ। ये सुनते ही ईशानी की आंखें छोटी हो गईं। उससे लड़की ने माथे को सहलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि उसने तुम्हारे नाम से डैनी को लव लेटर लिख रही है ताकि वह ये सोचे कि तुम उसे पसंद करती हो, और इसीलिए उसने आज वह तमाशा किया, लेकिन तुमने अनजाने में ही सही लेकिन डैनी को गुस्सा दिलाया है। संभाल के, ये ना, डैनी बहुत खतरनाक है। ईशानी बस उसकी बात सुनती जा रही थी, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ आदित्य और समिति शॉपिंग मॉल आए हुए थे। समिति मुंह बनाते हुए आदित्य को देखकर बोली, यह आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ज्यादा शॉपिंग करने वाली हूं? आपको अगर पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, मैं लोन ले लूंगी बैंक से, लेकिन आप इस तरह ताने मत मारिए। अब आगे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि ज्यादा शॉपिंग मत करना। मैं तुम्हारे बैग नहीं उठाने वाला। समिति उसे घूरते हुए बोली, ऐसे कैसे नहीं उठाएंगे? आप मुझे शॉपिंग पर लेकर आए हैं, आपको मेरे बैग उठाने पड़ेंगे। मैं लड़की हूं। लड़कियों को ढेर सारी शॉपिंग करने की आदत होती है, आप उनकी आदत बदल नहीं सकते मिस्टर आदित्य नारायण। आदित्य ने अपने दोनों हाथ सीने पर रखते हुए कहा, अच्छा तो तुम क्या करोगे कि मैं तुम्हारी आदत बदल पाऊं तो? समिति ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं बदल सकते, मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा अगर आपने मेरी आदत बदलने की कोशिश की। बड़े कंजूस है आप, बहुत नहीं खर्च करवाएंगे, आपके पैसे ज्यादा नहीं करेंगे। ये कहते हुए उसका चेहरा उतर गया था। वह आगे आगे चलने लगी, वहीं उसके पीछे पीछे अपने होठों पर शैतानी मुस्कान ले आदित्य चिढ़ते हुए, ओ जंगली बिल्ली, तुम जल्दी नाराज हो जाती हो, बट आई प्रॉमिस तुम्हारी यही नाराजगी मैं दूर करूंगा आज शाम की पार्टी में। उसके होठों की मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई। वह दोनों तुरंत एक शॉपिंग मॉल के बाहर इंटर हो गए। शॉपिंग मॉल काफी आलीशान था, जिसमें न कि लाखों के कपड़े थे, डिजाइनर और ब्रांडेड कपड़े थे। वो दोनों सीधा एक लेडीज गारमेंट शॉप के अंदर चले गए, जहां बाहर ही आदित्य खड़ा हुआ था। वह लगातार उस शॉप के नाम को पढ़ रहा था। वही ईशानी अंदर जो शॉपिंग कर रही थी। आदित्य घूरते हुए कहा, ये लड़की मुझे छोड़कर अकेले कैसे जा सकती है? ऐसा कौन सा सामान खरीदना है इसे यहाँ पर? वह अपनी घड़ी में टाइम देखने लगा। लगभग 15 मिनट बाद समिति शॉपिंग करके वापस आए। वह आदित्य को देखकर चौंक गई और हैरान होकर पूछा, आप यहीं पर हैं? मैंने कहा था कि अपने लिए कुछ खरीद लीजिए। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले तुम बताओ तुमने क्या खरीदा है और ऐसा क्या सामान है जो तुम मेरे सामने नहीं खरीद सकती? ये सुनकर समिति ने चौंकते हुए कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको सामने क्यों खरीदेंगे? ये सुनकर आदित्य ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्यों नहीं खरीद सकती? मैं आदित्य हूँ, तुम मुझे जानती हो, तुम यहाँ मेरे साथ शॉपिंग करने आई हो लेकिन मेरे साथ नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? समिति ने शर्माते हुए मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन सभी तरह के कपड़े हम आपके साथ नहीं खरीद सकते ना, इसमें हमारी पर्सनल कपड़े हैं। आदित्य ने कंफ्यूज होते हुए कहा, पर्सनल का क्या मतलब होता है? तुम्हारे सारे कपड़े मैंने उस दिन चूज किए थे, उसे दिन याद है ना तुम्हें?
समिति ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल है, आप समझते क्यों नहीं? आदित्य ने तिरछी मुस्कान लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि इसमें ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। ये सुनते ही समिति का मुंह खुला का खुला है क्या? वह तुरंत अपने बैग को अपने पीछे करते हुए शर्माकर और हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं, हम आपको कुछ नहीं दिखाएंगे। आपने कोशिश की तो हम आपको पीटेंगे। आदित्य ने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या तुम मुझे पीटोगी? सीरियसली? समिति ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, आदित्य जी, आप ऐसा क्यों करें, आप प्लीज हमेशा मजबूर मत कीजिए, इसमें हमारे अंडरगारमेंट्स है। उसने जैसे जैसे लड़खड़ाती जबान से कहा। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो मैं देखकर रहूंगा। चलो, अभी तुम्हारे लिए कुछ और कपड़े सिलेक्ट करने हैं। ये कहते हुए वह समिति का हाथ पकड़ ले एक दूसरे लेडीज काउंटर पर चला गया, जहां न जाने कितने डिजाइनर के डिजाइन की हुई वेस्टर्न ड्रेस थी। उन सभी को देखकर समिति की आंखें फैलती जा रही थी। उसने ये सभी कपड़े किसी फिल्मी स्टार को पहनते हुए देखा था। वह आज पहली बार इन कपड़ों को देख रहे थे। उसने चौंकते हुए कहा, ओ माय गॉड आदित्य जी, देखिए, ये तो कितने अच्छे कपड़े हैं ना, अनबिलीवेबल। आदित्य ने एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा ये देखो, ये ब्लू कलर की, शायद तुम्हें पसंद आए। समिति ने उसे ड्रेस को देखा कि तभी उसकी नजर उसके बगल वाली ड्रेस में चली गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, यह नहीं, ये वाली देखिए, ये व्हाइट वाली, यह एक डार्क व्हाइट स्लिप डाइवर्सिटी जो कि बैकलेस है। आदित्य ने ना में सिर हिला दिया और एक ड्रेस उसे दिखाया तो समिति ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन यह तो काफी छोटी है और यह बैकलेस भी है। हमारी कमर लोगों को दिखेगी ना इसमें। आदित्य ने उसकी कमर की तरफ अपनी नजर जमाते हुए कहा, हम, ये तो अच्छी बात है ना, कुछ तो दिखेगा मुझे। उसकी बात सुनकर समिति ने शर्माते हुए उसे देखा और उसकी नजर अपनी कमर पर महसूस कर उसने तुरंत अपने हाथ अपनी कमर पर रखे आदित्य को देखकर बोली, आप हमारी कमर को नजर मत लगाए, आपकी नजर लगने से हमारा वेट बढ़ जाएगा और हम मोटे हो जाएंगे। आदित्य ने इविल स्मारक करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज कर लूंगा, तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। समिति ने नासमझी से उसे देखते हुए कहा, एक्सरसाइज? कौन सी एक्सरसाइज? हमें एक्सरसाइज पसंद नहीं, हम बस खाना कम खाते हैं ताकि हम पतले रहें, इसके अलावा कुछ नहीं आता हमें। आदित्य ने उसके होठों पर अपनी नजर जमाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आई विल टीच यू, तुम्हें काफी पसंद आएगी वह एक्सरसाइज। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। वही समिति बस कंफ्यूज होकर उसे देखते आ रही थी। उसने कई सारी ड्रेस सिलेक्ट की। आखिर में समिति ने आदित्य के कहने पर एक डार्क रेड कलर की पेफ्लम ड्रेस लड़की, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी, वह इस वक्त ट्राई करने के लिए गई थी। वहीं आदित्य सामने ही सोफे पर बैठा हुआ अपना फोन चलाया था। तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और समिति की आवाज से सुनाई दी, आदित्य जी, देखकर बताए ना हम इस ड्रेस में कैसे लग रहे हैं। आदित्य ने एक नज़र अपने फोन से हटकर सामने देखा तो उसके होठों पर अचानक से मुस्कान आ गई। वह बिना पलके झपकाए सामने समिति को देखने लगा, जो कि उसे टाइम इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। शोल्डर, उसके पतले खूबसूरत हाथ उसे दिखाई दे रहे थे। उसकी नज़र उसकी कमर पर चली गई, जो उस ड्रेस में काफी फिट आ रही थी। वह अपना फोन साइड में रखते हुए खड़ा हुआ और एकदम से समिति के करीब आते हुए उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर बोला, सच में ये ड्रेस काफी अच्छी है और तुम्हारी कमर भी इसमें फिट आ गई है। ये कहते हुए उसने उसकी कमर को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच। ईशानी एकदम से उचकते हुए उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लिए खड़ी हो गई। आदित्य के इस तरह टच करने से उसके गाल एक बार फिर लाल होने लगे। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। आदित्य ने उसके चिन को पकड़ के उसका चेहरा उपाय करते हुए कहा, वाओ लिटिल गर्ल, तुम इतना ठंडी हो और तुम्हारी यह गाल इतने लाल क्यों हुए हैं? कौन सी एलर्जी हो गई है? अगर मुझे बताओ, मैं कोई इलाज कर पाऊं तो। ये कहते हुए उसने धीरे से उसके गालों को सहलाया। समिति ने कसके अपनी आंखें भींच ली। वह गहरी गहरी सांस लेने गई थी। अगले ही पल आदित्य ने उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से पुश किया। समिति ऐसी हल्की सी आह निकल गई। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। आदित्य इस तरह झुकने लगा। उसने अपनी गर्म सांसें समिति के होठों के पास होते हुए कहा, तुम इस ड्रेस में काफी हॉट लग रही हो, चेंज करके आओ इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। ये कहते हुए वह अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लिए जाकर सोफे पर बैठा। वही समिति तुरंत आकर खोलकर चौंकते हुए आदित्य को देखने लगी और पैर पटकते हुए चेंज रूम में चली गई। वही उसे जाते देखा आदित्य के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह दोबारा अपने फोन में बिजी हो गया। वहीं दूसरी तरफ पाठक इंडस्ट्री सीईओ केबिन, केशव के सामने अभय खड़ा हुआ था। केशव अपने फोन में कुछ देखते हुए अभय को देखा और कहा, क्या उसका कुछ पता चला?
अभय ने कहा, नहीं, शाम होने तक उसका पता चल जाएगा और उसे उठा भी लिया जाएगा। आप बस शांत हो जाए। केशव ने अपनी आंखें कस के भींचते हुए कहा, जब तक कि वह इंसान मेरे सामने नहीं आएगा और मैं उसे मौत से बदतर सजा ना दे लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। उसे अंदाजा नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अभय हिलाते हुए कहा, बॉस आप प्लीज कम डाउन हो जाए, मैं अपने आदमी लगाए हैं उसे ढूंढने के लिए, उसका पता तो चल गया है। वह एक लड़की है जो कि उन्हीं के कॉलेज में है, लेकिन वह इस वक्त कॉलेज से फरार है, उसके माता के पिता का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। 54 अभय की असिस्टेंट सभ्यता फिर से मिली चोर आदित्य की फ्लर्टिंग बातें। आखिर में समिति ने आदित्य के कहने पर एक डार्क रेड कलर की पेफ्लम ड्रेस लड़की जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी, वह इस वक्त ट्राई करने के लिए गई थी। वहीं आदित्य सामने ही सोफे पर बैठा हुआ अपना फोन चलाया था, तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और समिति की आवाज से सुनाई दी, आदित्य जी देखकर बताए ना हम इस ड्रेस में कैसे लग रहे हैं। आदित्य ने एक नज़र अपने फोन से हटकर सामने देखा तो उसके होठों पर अचानक से मुस्कान आ गई। वह बिना पलके झपकाए सामने समिति को देखने लगा, जो कि उसे टाइम इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। शोल्डर, उसके पतले खूबसूरत हाथ उसे दिखाई दे रहे थे। उसकी नज़र उसकी कमर पर चली गई जो उस ड्रेस में काफी फिट आ रही थी। वह अपना फोन साइड में रखते हुए खड़ा हुआ और एकदम से समिति के करीब आते हुए उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर बोला, सच में ये ड्रेस काफी अच्छी है और तुम्हारी कमर भी इसमें फिट आ गई है। ये कहते हुए उसने उसकी कमर को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच, ईशानी एकदम से उचकते हुए उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लिए खड़ी हो गई। आदित्य के इस तरह टच करने से उसके गाल एक बार फिर लाल होने लगे। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। आदित्य ने उसके चिन को पकड़ के उसका चेहरा उपाय करते हुए कहा, वाओ लिटिल गर्ल, तुम इतना ठंडी हो और तुम्हारी यह गाल इतने लाल क्यों हुए हैं? कौन सी एलर्जी हो गई है? अगर मुझे बताओ मैं कोई इलाज कर पाऊं तो। ये कहते हुए उसने धीरे से उसके गालों को सहलाया। समिति ने कसके अपनी आंखें भींच ली, वह गहरी गहरी सांस लेने गई थी। अगले ही पल आदित्य ने उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से पुश किया। समिति ऐसी हल्की सी आह निकल गई। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। आदित्य इस तरह झुकने लगा। उसने अपनी गर्म सांसें समिति के होठों के पास होते हुए कहा, तुम इस ड्रेस में काफी हॉट लग रही हो, चेंज करके आओ इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। अब आगे। ये कहते हुए वह अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लिए जाकर सोफे पर बैठा। वही समिति तुरंत आकर खोलकर चौंकते हुए आदित्य को देखने लगी और पैर पटकते हुए चेंज रूम में चली गई। वही उसे जाते देखा आदित्य के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह दोबारा अपने फोन में बिजी हो गया। वहीं दूसरी तरफ पाठक इंडस्ट्री सीईओ केबिन। केशव के सामने अभय खड़ा हुआ था। केशव अपने फोन में कुछ देखते हुए अभय को देखा और कहा, क्या उसका कुछ पता चला? अभय ने कहा, नहीं, शाम होने तक उसका पता चल जाएगा और उसे उठा भी लिया जाएगा। आप बस शांत हो जाए। केशव ने अपनी आंखें कस के भींचते हुए कहा, जब तक कि वह इंसान मेरे सामने नहीं आएगा और मैं उसे मौत से बदतर सजा ना दे लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। उसे अंदाजा नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अभय हिलाते हुए कहा, बॉस आप प्लीज कम डाउन हो जाए, मैं अपने आदमी लगाए हैं उसे ढूंढने के लिए, उसका पता तो चल गया है। वह एक लड़की है जो कि उन्हीं के कॉलेज में है, लेकिन वह इस वक्त कॉलेज से फरार है, उसके माता के पिता का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। केशव ने अपने होठों पर डेविल स्माइल लेकर कहा, ओह, इतना बड़ा कांड करने के बाद वह चुप रही है। नॉट फेयर, ये लुका छुपी का खेल केशव पाठक के साथ नहीं खेल सकता कोई। उसे ढूंढो और शाम की पार्टी की तैयारी हो गई है। उन्होंने किस किस को इनवाइट किया है? अभय ने सर हिलाते हुए कहा, बॉस उन्होंने तो सबको इनवाइट किया है, हमारे सभी फ्रेंड से रिश्तेदार और बेसमेंट पार्टी में आएंगे। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पहनी ब्रांडेड वॉच में टाइम देखा। केशव ने इस बात को नोटिस करते हुए कहा, अभय वो आज तो तुम्हारी असिस्टेंट आने वाली थी, आज क्या वह आई नहीं? अब आए नहीं? अभय ने तुरंत सार हिलाकर हाँ येस वो मेरे केबिन में बैठ करने के लिए कहा है। केशव ने कहा, मैंने उससे हैंडल करवाऊंगा, तुम उसे मिलो, उसे काम समझा दो, शाम को उसे लेकर पार्टी में आना। ये कहते हुए वह अपनी फाइल में बिजी हो गया। अभय ने एक नज़र उसे देखा और तुरंत उसके केबिन से निकल गया। वह लिफ्ट से होते हुए सेकंड लास्ट फ्लोर पर पहुंचा जहां उसका केबिन बना हुआ था। उसके निकलते ही वहां खड़ी एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अभय सर आपकी असिस्टेंट आ चुकी है, वह इसमें आपका इंतजार कर रही है। वह कई बार आपके बारे में पूछ चुके हैं। अभय ने सिर हिलाया और वह अपने केबिन की तरफ चला गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने ही एक चेयर पर लड़की बैठी हुई थी जिसके पीठ दिखाई दे रही थी।
उसने हल्की मुस्कान के साथ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस। ये कहते हुए पूजा कर अपनी चेयर पर बैठा। वह बैठने को ही था कि तभी उसकी नज़र सामने बैठी लड़की पर गई। उसे लड़की को देखते ही उसकी आंखें एकदम से फैल गई। वह शॉक होकर उसे लड़की को देखने लगा। वही उसके सामने बैठी लड़की ने जैसे ही अभय की आवाज सुनी तो उसकी आंखें छोटी हो गई, लेकिन अभय को देखते ही वह जैसे सदमे में चली गई। वह हैरान और घबराए नजरों से अभय को देखने लगी। यह कोई और नहीं, यह वही लड़की थी जिसने रात अभय से लिफ्ट लेने के बहाने उसे लूट लिया था। मेंटली वैसे ही इट्स वेरी स्मार्ट एक लड़की ने इस वक्त ब्राउन कलर के पेंट और शर्ट के साथ एक ब्लेजर पहने हुआ था। उसके खुले बाल एक तरफ को थे जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहे थे। अभय चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम ये किसका कैबिनेट है? अभय ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम यहाँ पर असिस्टेंट की जॉब के लिए आए हो? वह अभी भी बैठा नहीं था। वह हैरान होकर उसे लड़की को ही देख रहा था। उसे लड़की ने तुरंत हकलाते हुए कहा, वो मैं यहाँ पर मिस्टर अभय तनेजा की असिस्टेंट की जॉब ले आई हूँ। उसने कंफ्यूज होते हुए अभय को देखा। वही उसे लड़की की बात सुनकर अभय को एक जोर का झटका लगा। वह धम से अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी उस लड़की की नज़र नंबर पर नहीं प्ले पर गई जहां अभय शुक्ला लिखा हुआ था। वो हैरान होकर अभय को देखते हुए बोली, तुम में से अमिन सर हिलोहा। वह चुपचाप धीरे से अपनी चेयर पर बैठ गई। वह अभी भी कंफ्यूज थी। वह हैरान होकर अभय को देख रही थी। वह अपने आप में बोली, ओह गॉड पागल, आप क्या कर रही ऊपर? ये जॉब में इंटरव्यू मिला था और यहाँ भी तूने जॉब पहले ही अपने बॉस के साथ कांड कर दिया। गई तू तो गई आज सभ्यता। आज तेरी खैर नहीं, ये नौकरी भी गई तेरे से। वो मुंह बनाते हुए अभय को देखने लगी जो कि उसे घूर रहा था। अभय ने एक नज़र फाइल को देखा और इस फाइल को उठाकर रीड करने लगा। वह उसे फाइल कोडी करते हुए सभ्यता को लेकर बोला, सो मिस सभ्यता, आपने ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तक कोई जॉब अप्लाई नहीं की, इसकी वजह जान सकता हूं मैं? सभ्यता नहीं चौंकते हुए कहा, लेकिन सर ये तो इंटरव्यू हो चुका है ना, मैं तो यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। वह कंफ्यूज होकर अभय को देखने लगी। अभय ने कहा, मैं आपका बॉस हूँ या आप मेरी असिस्टेंट हो? तुम मेरा जो मन में आएगा मैं करूँगा। मुझे आपके बारे में शक है कि आप सच में पढ़ी लिखी है या नहीं। उसकी बात सुनकर सभ्यता की आंखें फैल गई। वह गुस्से में उसे घूर रही थी लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। उसने मुंह बनाते हुए अपने आप से कहा, हाँ इंसान मुझे बदला निकाल रहा है। आई एम 100% श्योर जो मैंने इसके साथ किया इस बात का गुस्सा निकाल रहा है, लेकिन इतनी भी क्या गुस्सा करना है? क्या माफ नहीं कर सकता क्या? एक छोटी सी लिफ्ट ही तो दी थी। उसने धीरे से कहा, सर आप जो रात हुआ उसकी बात को लेकर नाराज हो क्या? अभय ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं मैं किसी बात को लेकर नाराज नहीं हूं। मुझे कोई बात पकड़कर बैठे रहने की आदत नहीं है। मिस सभ्यता, आप मुझे बताएंगे कि अपने 3 साल तक कोई जॉब अप्लाई है? सभ्यता ने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, वह मैं एक ऑर्फनेज में काम कर रही थी इसीलिए। अभय ने उसकी बात को काटते हुए कहा, वह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरी असिस्टेंट हैं, मेरी अभय शुक्ला की। आप असिस्टेंट की जॉब के लिए अपॉइंट कर चुके हैं और आपका सिलेक्ट ठीक किया जा चुका है। मेरे पास इतने शॉर्ट नोटिस में कोई और ऑप्शन नहीं है, वरना आपको इस जॉब के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं मानता। सभ्यता उसे घूरने लगी और मुंह बनाते हुए अपने आप से बोली, यह इंसान मुझे क्वालिफाई नहीं मानता। इतनी बड़ी डिग्री क्या मैंने इसलिए हासिल की है कि इसके मुझे ऐसी बातें सुन सकूं? मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। वह कुछ कहने वाली ठीक है, तभी उसे कुछ याद आया। वह एकदम से कहते कहते चुप हो गई। उसकी आंखों में अचानक से उदासी छा गई। वह अपने आप से बोली, नहीं मुझे इस जॉब की जरूरत है, मैं फालतू बैठना अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे पैसों की जरूरत है और पैसे सिर्फ जॉब से मिल सकते हैं। हाँ चाहे जो भी हो जाए मैं पीछे नहीं हट सकती। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी सर। अभय ने अपनी आंखें छोटी लिए उसे देखा तो वो बोली, सॉरी ना सर रित, मुझे सच में कहीं जरूरी काम लिए मुझे कहीं जाना था। अभय ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ तुम्हें थिएटर में जाना था, वह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक काम करो, केबिन के बाहर जाओ और मेरे लिए काफी लेकर आओ। उसके बाद हमें एक मीटिंग अटेंड करनी है, बॉस भी तुमसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर चौंकते हुए कहा, बॉस मतलब आप मेरे बॉस नहीं हैं? अभय ने उसे ताड़ते हुए कहा, क्या तुमने मेरी प्रोफाइल के बारे में नहीं पढ़ा? सभ्यता ने आंखें छोटी करते हुए कहा, वह आपके बारे में तो पढ़ा था, लेकिन आपका बॉस कौन? मतलब वो हमें टाइम नहीं मिला। अभय ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, तुम इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है मिस सभ्यता, तुमने मेरी फाइल तक नहीं पढ़ी।
सभ्यता ने मुंह बनाते हुए कहा, इतना क्या इंटरेस्टिंग था उसमें, मैंने सोचा आपसे डायरेक्ट मिल लूंगी, आपकी फाइल नहीं पढ़ी इसीलिए तो आपके बारे में नहीं पता था मुझे, वरना कल रात आपके साथ वह बदतमीजी नहीं करती। वह अपना सिर नीचे झुकाए बैठी रही। उसने देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है तुम जाकर मेरे लिए काफी लेकर आओ, हम उसके बाद बॉस के मिलने जाएंगे। सभ्यता ने उसे घोड़ा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही अभय ने अपना से बड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़की मुझे पागल करेगी। जिस लड़की की मुझे शक्ल नहीं देखनी थी आज वह मेरी असिस्टेंट बन गई है। अगर बॉस का ऑर्डर नहीं होता तो मैं अभी के अभी इसे जॉब से निकाल देता। गुस्से से दरवाजा घुटने लगा। च 55 सभ्यता की इंसल्ट, सभ्यता का गिल्ट, शशिका को लाल पड़ना और मोनी की उदासी। सभ्यता उसे घूरने लगी और मुंह बनाते हुए अपने आप से बोली, यह इंसान मुझे क्वालिफाई नहीं मानता, इतनी बड़ी डिग्री क्या मैंने इसलिए हासिल की है कि इसके मुझे ऐसी बातें सुन सकूं। मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। वह कुछ कहने वाली ठीक है तभी उसे कुछ याद आया, वह एकदम से कहते कहते चुप हो गई। उसकी आंखों में अचानक से उदासी छा गई। वह अपने आप से बोली, नहीं मुझे इस जॉब की जरूरत है, मैं फालतू बैठना अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे पैसों की जरूरत है और पैसे सिर्फ जॉब से मिल सकते हैं। हाँ चाहे जो भी हो जाए मैं पीछे नहीं हट सकती। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी सर। अभय ने अपनी आंखें छोटी लिए उसे देखा तो वो बोली, सॉरी ना सर रित, मुझे सच में कहीं जरूरी काम लिए मुझे कहीं जाना था। अभय ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ तुम्हें थिएटर में जाना था, वह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक काम करो, केबिन के बाहर जाओ और मेरे लिए काफी लेकर आओ। उसके बाद हमें एक मीटिंग अटेंड करनी है, बॉस भी तुमसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर चौंकते हुए कहा, बॉस मतलब आप मेरे बॉस नहीं है। अभय ने उसे ताड़ते हुए कहा, क्या तुमने मेरी प्रोफाइल के बारे में नहीं पढ़ा? सभ्यता ने आंखें छोटी करते हुए कहा, वह आपके बारे में तो पढ़ा था लेकिन आपका बॉस कौन, मतलब वो हमें टाइम नहीं मिला। अभय ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, तुम इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है मिस सभ्यता, तुमने मेरी फाइल तक नहीं पढ़ी। सभ्यता ने मुंह बनाते हुए कहा, इतना क्या इंटरेस्टिंग था उसमें, मैंने सोचा आपसे डायरेक्ट मिल लूंगी, आपकी फाइल नहीं पढ़ी इसीलिए तो आपके बारे में नहीं पता था मुझे, वरना कल रात आपके साथ वह बदतमीजी नहीं करती। अब आगे। वह अपना सिर नीचे झुकाए बैठी रही। उसने देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है तुम जाकर मेरे लिए काफी लेकर आओ, हम उसके बाद बॉस के मिलने जाएंगे। सभ्यता ने उसे घोड़ा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही अभय ने अपना से बड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़की मुझे पागल करेगी। जिस लड़की की मुझे शक्ल नहीं देखनी थी आज वह मेरी असिस्टेंट बन गई है। अगर बॉस का ऑर्डर नहीं होता तो मैं अभी के अभी इसे जॉब से निकाल देता। वही गुस्से में दरवाजे को घूरने लगा। वही केबिन के बाहर निकलते ही सभ्यता ने अपना सिर दीवार पर पीटते हुए कहा, ओ गॉड पागल सभ्यता, तू सच में किसी भी इंसान से पंगा लेने से पहले सोचती नहीं? अरे सोच लेना चाहिए ना, अपना फ्यूचर भी देखना चाहिए तुझे। अगर इंसान से कल रात ही माफी मांग लेती तो शायद इतना नहीं होता। हे भगवान जी, पता नहीं अभी ये इंसान मेरे साथ क्या करने वाला है। मुझे कोई समय दिखाए। वो दरवाजे को घूरने लगी और मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। धीरे धीरे शाम होने लगी। वहीं दूसरी तरफ खन्ना ब्यूटी कंपनी में अपने केबिन में टेबल शासिका बैठी हुई थी। वह अपनी नजर उठाकर बार बार सामने देखने की कोशिश कर रही थी, जहां सामने ही उसके और मोनी के केबिन के बीच जो ग्लास वॉल जो कि मनी के कमरे से अटैच थी, बल्कि दोनों केबिन आपस में जुड़े हुए थे। उस पर लगा व्हाइट कलर का कर्टन बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। उसे सामने बैठी मनी सब दिखाई दे रही थी, जो कि अपनी चेयर पर अपने आप में ही खोई हुई थी। वह शायद थोड़ी परेशान दिखाई दे रही थी। उसे परेशान देख शासिका परेशान होने लगी। उसने उदास होते हुए कहा, अब इन्हें क्या हो गया? यह इतनी परेशान सी क्यों हो गई अचानक से? वह अपनी नजरें सामने ही जमा हुए थे देख रही, तभी अचानक से वह कॉटन पूरा खुला और मोनी जो कि अपनी ही सोच में खोई हुई थी, उसने एकदम से अपने सामने शासिका के फेस को देखा। शशिका ने जैसे ही उसे अपने आप को देखा पाया तो उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। वही मनी की आंखें एकदम से छोटी हो गई। वह अपने हाथ को चिन पर रखते हुए सामने शासिका को देखने लगी, जो कि एक फाइल को उठाकर रीड करने लगी। उसे देखकर होठों पर हल्की सी हंसी आ गई, क्योंकि शासिका ने इस वक्त उल्टी फाइल पकड़ी हुई थी। मोनी ने ना में सिर हिलाते हुए अपनी घड़ी में टाइम देखा और केबिन के बाहर निकलते हुए उसके पास आए। उसे देख शासिका घबराते हुए खड़ी हो गई। मोनी ने एक नज़र उसे देखा और बोली, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? शासिका ने फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ हाँ मेरा काम तो कब का खत्म हो गया।
मोनी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मेरे साथ चलो, आज शाम को तुम्हें मेरे साथ पार्टी में जाना है, उसी के लिए कपड़े की शॉपिंग करनी है। मुझे नहीं पता कि मैं पार्टी में क्या पहनूं और तुम या मेरे साथ ही पार्टी में जाओगी तो तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने होंगे, तो चलो। ये कहते हुए उसने एकदम से शासिका का हाथ पकड़ा और उसे लिए केबिन के बाहर निकल गई। शासिका कुछ सोच पाती लेकिन मोनी ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। वो बस उसके साथ जा रही थी, जहां आते जाते सभी लोग उसे ही देख रहे थे। वह अपने हाथ को देखने लगी जिसे मोनी ने पकड़ा हुआ था, उसके कान लाल हो गए। वह चुपचाप उसके साथ चलने लगी। कुछ ही देर में वह पार्किंग एरिया से मोनी की कार में बैठी। वह कार को देखते ही शॉक हो गई। उसकी कार शासिका की कार से कहीं ज्यादा बड़ी और आलीशान लग रही थी। तभी उसने कुछ सोचते हुए कहा, वह मेरी कार अभी भी पार्किंग में है। मोनी ने पैसेंजर सीट पर बैठी शासिका को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, डोंट वरी, वो तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। अपने डैड को कॉल को करो कि आज तुम्हें आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। शशिका ने तुरंत अपना फोन निकाला और मैसेज टाइप किया। लगभग 15 मिनट बाद वह एक शॉपिंग मॉल के अंदर थी। शासिका इस वक्त मोनी के लिए सूट पैंट सिलेक्ट कर रही थी। उसे काफी अजीब लग रहा था। मोनी इतनी खूबसूरत थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, तो वह क्यों अपने लिए फीके कलर के सूट पैंट चूज कर रही थी, क्योंकि उसे हमेशा सूट पहनने की आदत थी। मोनी ने उसे एक ग्रे कलर का सूट दिखाते हुए कहा, यह कैसा है? शासिका ने बस हाँ में हिला दिया। मोनी उसे उदास देखकर बोले, क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? क्या कपड़े पसंद नहीं है? शासिका ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको इतने लाइट कपड़े पसंद हैं। यहाँ डार्क कलर भी तो होते हैं जैसे कि मैंने पहने हुए, मैं आपके लिए कपड़े सिलेक्ट करती हूँ। ये कहते हुए उसने सामने रख सूट पैंट में से 2-3 सूट सिलेक्ट किए जो कि स्काई ब्लू, डार्क रेड और बेबी पिंक कलर के थे। उन्हें देख मनी की आंखें छोटी हो गई, वह घूर के शासिका को देखने लगी। जिसे देख शासिका ने घबराते हुए मासूमियत से पूछा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत सिलेक्शन कर लिया क्या? मोनी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तुमने कुछ गलत सेलेक्ट नहीं किया है। वह अपने माथे को रब करते हुए बोली, लेकिन मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है, मुझे फीके कपड़े पसंद आ जाते हैं क्योंकि इंसान की जिंदगी फीकी होती है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशी होंगी, मेरी लाइफ में नहीं है। ये कहते हुए उसके होठों पर फीकी मुस्कान आ गई। उसने उसके हाथ से वह तीनों सूट लेकर वहां रखे और एक ब्लैक कलर का आउटफिट उठाकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। वहीं शासिका बस उसकी बात सुनकर उसे जाते हुए देखती रही और अपने आप से बोली, इन्हें अचानक से क्या हो जाता है, कभी खुश तो कभी उदास। इनकी लाइफ में चल क्या रहा है? वह परेशान होकर ट्रेनिंग रूम को देखने लगी। दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में आदित्य चेंजिंग रूम के अंदर अपने लिए सूट चेंज करने गया था। वही समिति की नजरें वहीं टिकी हुई थीं। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, वह बनाते हुए कभी घड़ी में तो कभी सामने देख रही थी, हाँ तो कभी दीवार पर लगी घड़ी में। वही उससे कुछ ही दूरी ही पर 2-3 फीमेल स्टाफ की नजरें भी चेंजिंग रूम के डोर पर थी। उन्होंने अभी अभी वहां एक हैंडसम आदमी को जाते हुए देखा था। वह उसे देखना चाहते थी। तभी अचानक चेंजिंग रूम का डोर अचानक से खुला और आदित्य बाहर निकला। समिति ने बेसब्र होते हुए आदित्य की तरफ देखा। आदित्य को देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो बिना पलके झपकाए उसे देखने लगी। 56 मोनी की इंटेंस नजरें और बेचैनी केशव का सरप्राइज समिति खो गई। तभी उसने कुछ सोचते हुए कहा, वह मेरी कार अभी भी पार्किंग में है। मोनी ने पैसेंजर सीट पर बैठी शासिका को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, डोंट वरी, वो तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। अपने डैड को कॉल को करो कि आज तुम्हें आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। शशिका ने तुरंत अपना फोन निकाला और मैसेज टाइप किया। लगभग 15 मिनट बाद वह एक शॉपिंग मॉल के अंदर थी। शासिका इस वक्त मोनी के लिए सूट पैंट सिलेक्ट कर रही थी। उसे काफी अजीब लग रहा था। मोनी इतनी खूबसूरत थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, तो वह क्यों अपने लिए फीके कलर के सूट पैंट चूज कर रही थी, क्योंकि उसे हमेशा सूट पहनने की आदत थी। मोनी ने उसे एक ग्रे कलर का सूट दिखाते हुए कहा, यह कैसा है? शासिका ने बस हाँ में हिला दिया। मोनी उसे उदास देखकर बोले, क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? क्या कपड़े पसंद नहीं है? शासिका ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको इतने लाइट कपड़े पसंद हैं। यहाँ डार्क कलर भी तो होते हैं जैसे कि मैंने पहने हुए, मैं आपके लिए कपड़े सिलेक्ट करती हूँ। ये कहते हुए उसने सामने रख सूट पैंट में से 2-3 सूट सिलेक्ट किए जो कि स्काई ब्लू, डार्क रेड और बेबी पिंक कलर के थे। उन्हें देख मनी की आंखें छोटी हो गई, वह घूर के शासिका को देखने लगी।
जिसे देख शासिका ने घबराते हुए मासूमियत से पूछा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत सिलेक्शन कर लिया क्या? मोनी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुमने कुछ गलत सेलेक्ट नहीं किया है। वह अपने माथे को रब करते हुए बोली, लेकिन मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है, मुझे फीके कपड़े पसंद आ जाते हैं क्योंकि इंसान की जिंदगी फीकी होती है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशी होंगी, मेरी लाइफ में नहीं है। ये कहते हुए उसके होठों पर फीकी मुस्कान आ गई। उसने उसके हाथ से वह तीनों सूट लेकर वहां रखे और एक ब्लैक कलर का आउटफिट उठाकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। वहीं शासिका बस उसकी बात सुनकर उसे जाते हुए देखती रही और अपने आप से बोली, इन्हें अचानक से क्या हो जाता है, कभी खुश तो कभी उदास। इनकी लाइफ में चल क्या रहा है? वह परेशान होकर ट्रेनिंग रूम को देखने लगी। अब आगे दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में आदित्य चेंजिंग रूम के अंदर अपने लिए सूट चेंज करने गया था। वही समिति की नजरें वहीं टिकी हुई थीं। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, वह बनाते हुए कभी घड़ी में तो कभी सामने देख रही थी, हाँ तो कभी दीवार पर लगी घड़ी में। वही उससे कुछ ही दूरी ही पर 2-3 फीमेल स्टाफ की नजरें भी चेंजिंग रूम के डोर पर थी। उन्होंने अभी अभी वहां एक हैंडसम आदमी को जाते हुए देखा था। वह उसे देखना चाहते थी। तभी अचानक चेंजिंग रूम का डोर अचानक से खुला और आदित्य बाहर निकला। समिति ने बेसब्र होते हुए आदित्य की तरफ देखा। आदित्य को देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो बिना पलके झपकाए उसे देखने लगी। आदित्य, जो कि इस वक्त स्काई कलर के 2 पीस सूट पैंट पहने हुए था, ब्लैक टाई और स्काई ब्लू कलर की पेंट, ब्लैक शूज, वह एकदम हॉट लग रहा था। उसे देख समिति बस उसे देखे जा रही थी। तभी उसे कुछ अजीब एहसास हुआ। उसने अपनी नजरें घूमकर धोखा तो उसका मुंह बन गया। आसपास फीमेल स्टाफ की सभी लड़कियां आदित्य को देखकर ताड़ रही थीं, जिसे देख समिति को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगे थी। एक फीमेल स्टाफ जिसके हाथ में और भी कई सूट पैंट पकड़े हुए थे, उसने मुस्कुराते हुए आदित्य को देखकर कहा, वाओ सर, आप इस सूट में काफी अच्छे लगे हैं, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम एंड हॉट। आदित्य ने स्माइल पास की लेकिन कुछ नहीं कहा। वही उसे लड़की की तरफ स्माइल करते देख समिति को और चिढ़ होने लगी। आदित्य ने घूमते हुए समिति को देखा। उसे हंसी आ रही थी। उसने समिति की तरफ देखते हुए पूछा, तुम बताओ मैं कैसा लग रहा हूं, हैंडसम या हॉट? समिति ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे बताने से आपके कपड़े चेंज कर लेंगे क्या? आपको जो पहनना चाहिए पहनाए, वैसे भी आपको लोगों ने बात ही दिया है, आप अच्छे लग रहे हैं। उसने मुंह फुला लिया। आदित्य को उसे देखकर हंसी आने लगी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, ये तुम ऐसा क्यों कस रही हो, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूं। इन लोगों ने तो मुझे कमेंट किया, वैसे भी मेरी पर्सनैलिटी जैसी है। नाराज मत हो, एक सेकंड में दूसरा चेंज करके आता हूं। ये कहते हुए उसने सामने खड़ी उस स्टाफ की तरफ हाथ बढ़ाया। उस स्टाफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सर, आप मेरी मानिए तो आप यही पहन लीजिए ना, यह आपके ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। आदित्य ने समिति को देखा जो उस स्टाफ की बात सुनकर गुस्से में जलने लगी। आदित्य ने उसे ऐसे देख मुस्कुराते हुए कहा, ओके। आदित्य की बात सुनकर समिति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से में प्यार पटकते हुए बोली, ठीक है, आपको जो पहना है पहनो, पार्टी में भी इसी के साथ चले जाएगा, मेरी जरूरत नहीं है आपको। ये कहते हुए वो जोर से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं वह लड़की हैरान होकर समिति को जाते देखती रही और फिर आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने शांत आवाज में कहा, ये दोनों भी पैक कर दो। उसे फीमेल स्टाफ ने कुछ नहीं कहा और उसने वह तीनों सूट उसके लिए पैक कर दिए। आदित्य चेंज करके वापस आया तो परेशान हो गया। वह पूरे शॉपिंग मॉल में समिति को ढूंढ रहा था जो खो गई थी। उसने हर जगह ढूंढा लेकिन उसे समिति कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये देख परेशान हो गया। वह उस फीमेल काउंटर पर गया जहां उसने समिति के लिए कपड़े लिए थे, लेकिन समिति वहां भी नहीं थी। जहां जहां उसे लग सकता था उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन तभी उसकी नज़र एक चाइल्ड प्ले एरिया में गई जहां देख उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और गहरी सांस लेते हुए बोला, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, ये सच में बच्ची है। वह सामने देखने लगा जहां बच्ची 6-7 साल के बच्चों के साथ समिति खेल रही थी। वह सभी बच्चे समिति के साथ इस वक्त कार्ड से एक घर बना रहे थे। समिति ने एक लास्ट कार्ड उसे घर के ऊपर रखते हुए उछलकर कहा, यस, हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए। उसने चहकते हुए उन सभी बच्चों को गले लगा लिया। उसे ऐसे देख आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, ये लड़की तो खुश ऐसे हो रही है जैसे इतने ताजमहल जीत लिया हो। वह घर को देखने लगा जो कि काफी बड़ा तो नहीं था लेकिन काफी खूबसूरत था। समिति ने एक नज़र आदित्य को देखा और फिर अपनी नज़र के फेर ली। ये देख आदित्य की भौहें तन गईं।
समिति आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, दिस इज नॉट डन बच्चा, मुझे इग्नोर करने की तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। आदित्य नारायण को जिसे कोई इग्नोर नहीं करता। ये कहते हुए उसके होठों पर अचानक से इविल स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ केशव अपनी कार में बैठा कहीं जा रहा था। उसने अपने फोन पर किसी को ऑर्डर देते हुए कहा, क्या वो ड्रेस रेडी है या नहीं? मुझे 15 मिनट के अंदर वह ड्रेस चाहिए। दूसरी तरफ से अभय की आवाज सुनाई दी, ओके बॉस, चिंता मत कीजिए, आप घर पहुंचेंगे आपके पास ड्रेस पहुंच जाएगी। केशव ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा, और नेकलेल? अभय ने से हिलाते हुए कहा, जी मैंने वह आपके रूम में रखवा दिया है, आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। अभय की बात सुनकर केशव ने कुछ नहीं कहा और कॉल कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए विंडो के बाहर देखते हुए कहा, बेबी डॉल, तुम्हारी यह शाम काफी खूबसूरत बनने वाली है। ये कहते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह अपने फोन को देखने लगा जहां अभी तक उसकी बीवी ने उसे कॉल की नहीं किया था। वह चिढ़ते हुए अपने आप से बोला, वैसे जब देखो मेरे आसपास घूमती रहती है, लेकिन कॉलेज जाकर इसे पता नहीं क्या हो जाता है। क्या यह अभी भी मुझसे उससे बात के लिए नाराज है? हम लगता है पहले इसकी नाराजगी दूरी करनी पड़ेगी। आई हेल ए आइडिया। ये कहते हुए उसने सीट से अपना सिर टिकाया और अपनी आंखें हल्की सी बंद करते हुए बोला, भले ही मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लगता है अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मेरे नियमों के खिलाफ है। डेविल कभी अपने खिलाफ नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी चाहत मुझे दुनिया के खिलाफ जाने तक को मजबूर कर सकती है लिटिल वाइफ। वहीं दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में मोनी इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी। वह अपने फोन में एक छोटी बच्ची की फोटो देख रही थी जिसकी आगे लगभग 9-10 के आसपास थी। उसकी नज़र उसके फेस पर टिकी हुई थी, वह उसी में खोई हुई थी। तभी अचानक से चेंजिंग रूम का डोर खुला और ऑरेंज कलर की बैकलेस कॉकटेल ड्रेस पहने शासिका बाहर निकली। उसके हिल्स की आवाज सुनकर मोनी ने नजर उठाकर उसे देखा तो उसके हाथ से उसका फोन छूटकर जमीन पर जा गिरा। वह शॉक होकर शासिका को देखने लगी जो इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने थूक गटकते हुए उसके चेहरे पर अपनी नजर टिकाते हुए कहा, वो तुम इस ड्रेस में अच्छी लग रही हो, मतलब ड्रेस। उसने जैसी तैसी ये बात कही। वो अपनी नजर छुपा रही थी। वही उसकी बात सुनकर शासिका ने शर्माते हुए अपने बाल गर्दन के पीछे करते हुए कहा, थैंक यू, आपकी चॉइस की यह ड्रेस काफी अच्छी है। मुझे ये ड्रेस काफी पसंद आई, मैं आज शाम को यही पार्टी में पहन कर जाऊंगी। ओके। उसने लंबी सी मुस्कान पास की। वह मनी को देखने लगी जो उसे नहीं देख रही थी। उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, अब क्या हुआ, क्या ड्रेस अच्छी नहीं है? मोनी ने मना करते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, ड्रेस काफी अच्छी है। तुम चेंज करके आ जाओ, हमें जाना है। उसने अपनी मुट्ठियों भींच ली। उसे काफी अजीब फील हो रहा था। शासिका ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा, नहीं कुछ तो हुआ है, आप बताइए, कहीं ड्रेस अच्छी नहीं है? आप मेरी ओर देखिए ना। वह एकदम से मोनी के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हाथों में लिए मोनी का फेस अपनी तरफ किया। मोनी ने से उठाकर उसे देखा तो उसकी नजर उसके फिगर पर जा अटकी। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं तुम जाकर चेंज कर लो, हमें लेट हो रहा है। तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो, देखो टाइम भी हो चुका है पार्टी का। ये कहते हुए वह उठने को हुई, लेकिन तभी शशिका ने उसे कंधों से पकड़ के अपने आप से सटा लिया। उसके इस एक्शन से मोनी एकदम से शॉक दे गई। शशिका उसके ऊपर झुकी हुई थी। वह शासिका को देखने लगी। शासिका ने मुंह बनाते हुए पूछा, आपको क्या हो जाता है? आप जब देखो कभी खुश तो कभी उदास और कभी ऐसी अजीब बिहेव करती है। अभी आपने मेरी तारीफ की और यहाँ पर इस तरह मुंह बना रही हैं। क्या ड्रेस अच्छी नहीं है? अगर नहीं तो बता दीजिए, मैं दूसरे पहन लूंगी। 57 शशिका का रोना और मोनी की बेचैनी। क्यूट शशिका का रोना, ये भूत बन गई है। ये कहते हुए उसने सीट से अपना सिर टिकाया और अपनी आंखें हल्की सी बंद करते हुए बोला, भले ही मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लगता है अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मेरे नियमों के खिलाफ है। डेविल कभी अपने खिलाफ नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी चाहत मुझे दुनिया के खिलाफ जाने तक को मजबूर कर सकती है लिटिल वाइफ। वहीं दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में मोनी इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी। वह अपने फोन में एक छोटी बच्ची की फोटो देख रही थी जिसकी आगे लगभग 9-10 के आसपास थी। उसकी नज़र उसके फेस पर टिकी हुई थी, वह उसी में खोई हुई थी। तभी अचानक से चेंजिंग रूम का डोर खुला और ऑरेंज कलर की बैकलेस कॉकटेल ड्रेस पहने शासिका बाहर निकली। उसके हिल्स की आवाज सुनकर मोनी ने नजर उठाकर उसे देखा तो उसके हाथ से उसका फोन छूटकर जमीन पर जा गिरा। वह शॉक होकर शासिका को देखने लगी जो इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने थूक गटकते हुए उसके चेहरे पर अपनी नजर टिकाते हुए कहा, वो
तुम इस ड्रेस में अच्छी लग रही हो, मतलब ड्रेस। उसने जैसी तैसी ये बात कही। वो अपनी नज़र छुपा रही थी। वही उसकी बात सुनकर शासिका ने शर्माते हुए अपने बाल गर्दन के पीछे करते हुए कहा, थैंक यू, आपकी चॉइस की यह ड्रेस काफ़ी अच्छी है। मुझे ये ड्रेस काफ़ी पसंद आई, मैं आज शाम को यही पार्टी में पहन कर जाऊंगी। ओके। उसने लंबी सी मुस्कान पास की। वह मनी को देखने लगी जो उसे नहीं देख रही थी। उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, अब क्या हुआ, क्या ड्रेस अच्छी नहीं है? मोनी ने मना करते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, ड्रेस काफ़ी अच्छी है। तुम चेंज करके आ जाओ, हमें जाना है। उसने अपनी मुट्ठियों भींच ली। उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा था। शासिका ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा, नहीं कुछ तो हुआ है, आप बताइए, कहीं ड्रेस अच्छी नहीं है? आप मेरी ओर देखिए ना। अब आगे। वह एकदम से मोनी के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हाथों में लिए मोनी का फेस अपनी तरफ किया। मोनी ने से उठाकर उसे देखा तो उसकी नज़र उसके फिगर पर जाट की। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं तुम जाकर चेंज कर लो, हमें लेट हो रहा है। तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो, देखो टाइम भी हो चुका है पार्टी का। ये कहते हुए वह उठने को हुई लेकिन तभी शशिका ने उसे कंधों से पकड़ के अपने आप से सटा लिया। उसके इस एक्शन से मोनी एकदम से शॉक दे गई। शशिका उसके ऊपर झुकी हुई थी। वह शासिका को देखने लगी। शासिका ने मुंह बनाते हुए पूछा, आपको क्या हो जाता है? आप जब देखो कभी खुश तो कभी उदास और कभी ऐसी अजीब बिहेव करती है। अभी आपने मेरी तारीफ की और यहाँ पर इस तरह मुंह बना रही हैं। क्या ड्रेस अच्छी नहीं है? अगर नहीं तो बता दीजिए, मैं दूसरे पहन लूंगी। वह हल्की सी उदास दिखाई दे रही थी। वह चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी लेकिन तभी मोनी ने एकदम से उसकी बाह को पकड़ते हुए दोबारा अपनी तरफ खींच उसके दोनों हाथ से शशिका की कमर पर चले गए। शशिका इस वक्त उसके सीने से लगी हुई थी। शशिका शॉक होकर मनी को देखने लगी जो काफी बेचैन दिखाई दे रही थी। शशिका के गाल धीरे धीरे लाल पड़ने लगे। उसके नजरें मोनी की नजरों पर टिकी हुई थी। मोनी ने धीरे से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, बच्चा तुम इस ड्रेस में अच्छी लग रही हो, तुम्हें कोई और ड्रेस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड हॉट इन दिस ड्रेस। ओके, अब जाओ, जाकर चेंज करो, हमें पार्टी भी जाना है। शासिका तो जैसे उसकी बात को सुना ही नहीं रही थी। उसकी नज़र तो अपनी कमर पर थी जहां अभी भी मोनी के दोनों हाथ थे। उसे गुदगुदी सी होने लगी। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसके दिल में गिटार बजाने लगे। उसने धीरे से अपनी कमर की तरफ इशारा किया। मोनी को एहसास हुआ। उसने एकदम से अपने दोनों हाथ हथते हुए कहा, सॉरी। वह दोबारा सोफे पर जा बैठी। शासिका शर्माते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। 15 मिनट बाद वह दोनों कार में बैठे हुए जा रही थी। शासिका ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, हमने चेंज क्यों नहीं किया? हम पार्टी में जाएंगे तो ये कपड़े कहाँ पहनेंगे? मोनी ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे आउट हाउस में, मैं तो वही कपड़े चेंज करूंगी। शशिका ने चौंकते हुए कहा, क्या? हम आपके आउट हाउस जाएंगे? मोनी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों, तुम इतनी हैरान क्यों हो गई? शासिका ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सोच रही थी कि आप आज तक कभी किसी को अपनी आउट हाउस नहीं लेकर गई ना। मोनी ने हैरान होते हुए उसे देखकर पूछा, और यह बात तुम्हें कैसे पता? शशिका ने शर्माते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे तो आपकी सारी चीजें, आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है। मोनी ने उसे देखकर पूछा, तुमने कुछ कहा? शासिका ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए एकदम से कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप विंडो के बाहर देखने लगी। वही मोनी की नज़र उस पर टिकी हुई थी। उसे पता नहीं शशिका को देखने की तलब लग रही थी। उसका ध्यान बार बार शशिका पर जा रहा था, जिस वजह से वह ड्राइविंग ठीक से नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे वह दोनों आउट हाउस पहुंची। आउट हाउस को देखते ही शशिका की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गई। उसने जैसा सोचा था, मोनी का आउट हाउस उससे कहीं ज्यादा बड़ा और आलीशान था। स्काई ब्लू कलर का वह आउट हाउस। मोनी ने तुरंत कार के बाहर निकलते हुए शशिका को देखा जो कि फटी फटी आंखों से आउट हाउस को देख रही थी। यह आउट हाउस शासिका के घर से दुगना था। मोनी ने हल्की की सर छोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम्हें अंदर नहीं जाना या फिर कार में चेंज करने वाली हो? उसकी बात सुनकर शासिका ने एकदम से कार के बाहर निकलते हुए आगे आई। वो उसके घर के अंदर जाने का चांस कैसे मिस कर सकती थी? मोनी जो अपने घर में किसी को आने तक की परमिशन नहीं देती थी, वो खुद उसे बुला रही थी। वह ऐसा मौका अपने हाथ से कैसे जाने देती? वह मोनी से पहले ही उसके घर के अंदर एंटर हो गई। मोनी हल्के मुस्कान लिए उसके पीछे पीछे जाने लगी। घर के अंदर आते ही शासिका की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गई। घर जितना बाहर से सुंदर था, उसे कहीं ज्यादा आलीशान अंदर से था। जहां एक बड़ा सा मैनन हॉल उसके सामने था, वहां रखा फर्नीचर काफी महंगा और एक्सपेंसिव था।
लगभग 10-15 सर्वेंट घर में काम कर रहे थे। मोनी को देखते ही वह एकदम से अपना काम करते करते रुक गए। उन्होंने मोनी को देखकर अपना सिर झुकाया और बिना कुछ कहे घर के बाहर निकल गए। उन्हें जाते देख शासिका कंफ्यूज होकर मोनी को देखने लगी। मोनी ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह मेरा कमरा है, तुम उसमें जाकर अपने कपड़े चेंज करो, मैं जरा पानी पीकर आती हूँ। ये कहते हुए वह किचन की तरफ चली गई। वहीं शासिका के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। वह उसके कमरे के दरवाजे को देखने लगी और धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। वह स्टेयर चढ़ते हुए उसके कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। उसने अपने दिल की धड़कनों को थामते हुए कहा, OMG मैं सच में इनके कमरे में जाकर रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि यह सच में मुझे अपने घर लेकर आए हैं। अगर अपनी फ्रेंड्स को बताया तो वह तो मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करेगी। वह काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से उसके कमरे का डोर खोला, लेकिन डोर खोलते ही उसके मुंह चेहरे पर आई मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसका मुंह बन गया। कमरे का सारा सामान ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, यह क्या चीज है? ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह उन्होंने अपनी कमरे को क्यों सजाया हुआ है? क्या उनकी जिंदगी में कोई रंग नहीं है जो वो हमेशा खुश क्यों नहीं रहती? घर का फर्नीचर भी इतना ओल्ड फैशन है और अब ये कमरा। ओह गॉड, इतना महंगा फर्नीचर होने का क्या फायदा जब इसका ब्लैक एंड व्हाइट भूतिया हवेली की तरह घर बनाया हुआ है इन्होंने। वो पाउट करने लगी, लेकिन तभी उसके पीछे से मोनी की आवाज सुनाई, ओह तो मेरा कमरा भूतिया है जो ओल्ड फैशन है। शासिका ने उसकी आवाज सुनते ही कसके अपने होठों को बाइट किया और धीरे से बोली, ओह गॉड, गई काम से। क्या जरूरत थी बुराई करने की? वह तुरंत पलटी और मासूम सा फेस बनाकर बोली, नहीं मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ये थोड़ा पुराना सा है ना तो? मोनी ने कमरे पर अपनी नजर डालते हुए कहा, हाँ लेकिन मुझे इसी तरह के रंग पसंद है, इसलिए मुझे ये कमरा इस तरह बनवाना पड़ा। तुम जानती हो मुझे ज्यादा डार्क पसंद नहीं आता। शासिका ने चौंकते हुए कहा, लेकिन आपने कभी सोशल मीडिया पर इसका बात का जिक्र नहीं किया। मैंने काफी बार सुना है कि आपको रेड कलर पसंद है, लेकिन कभी पहनते हुए नहीं देखा। मोनी ने हल्की मुस्कान के हाथ उसे देखकर कहा, बच्चा, सोशल मीडिया और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग होती है। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी को और हमें दिखाना पड़ता है कि वो कितने खुश हैं, लेकिन हमारी उदासी सिर्फ हम ही देख पाते हैं, या वो जो पर्सनल लाइफ में हमसे जुड़े हैं। आई नो कि तुमने मुझे हर जगह फॉलो किया होगा, तुम मेरी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैं जैसी सोशल मीडिया पर हूँ वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनते ही शशिका उदास हो गई और चेहरे को नीचे कर लिया। मोनी ने उसे देखकर हल्की मुस्कान लिए पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो गई? शासिका ने धीरे से चेहरा ऊपर करके उसे देखा। शशिका की आंखें नम हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देख मोनी को एक अलग ही बेचैनी होने लगी। उसने अगले ही पल आगे बढ़ के अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखे और अंगूठे से आंसुओं को पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा, तुम अचानक से रोने क्यों लगी? शासिका ने सिसकते हुए कहा, मैं बहुत गलत थी। मैंने आपके बारे में न जाने क्या सोचा था, मैंने तो वही सच मान लिया। वो सोशल मीडिया वाला, मुझे लगता था कि मैंने आपको सच में जान लिया है, आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। वह अटक अटक कर बोल रही थी। उसकी बात सुनकर मोनी कुछ नहीं बोल पाए। वह स्पीचलेस हो चुकी थी। उसने धीरे से उसके चेहरे पर बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, बच्चा इट्स ओके, मैंने कहा कि तुमने गलत किया है। पूरी दुनिया मुझे वही मानती है जो सोशल मीडिया पर हूँ, तुम अकेली तो गलत नहीं हो। शासिका ने सूखते हुए कहा, हाँ लेकिन मुझे आपको सच में जानना था, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कैसी हैं। मुझे आपकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना था। ये कहते हुए उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। मोनी ने अपने बाल सहलाते हुए उसे देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह शासिका को क्या जवाब दे। 58 केशव की इंटेंस बातें, तुम मेरे साथ चेंज करने वाली हो, एक्सीडेंटल किस। शासिका ने उसकी आवाज सुनते ही कसके अपने होठों को बाइट किया और धीरे से बोली, ओह गॉड, गई काम से। क्या जरूरत थी बुराई करने की? वह तुरंत पलटी और मासूम सा फेस बनाकर बोली, नहीं मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ये थोड़ा पुराना सा है ना तो? मोनी ने कमरे पर अपनी नजर डालते हुए कहा, हाँ लेकिन मुझे इसी तरह के रंग पसंद है, इसलिए मुझे ये कमरा इस तरह बनवाना पड़ा। तुम जानती हो मुझे ज्यादा डार्क पसंद नहीं आता। शासिका ने चौंकते हुए कहा, लेकिन आपने कभी सोशल मीडिया पर इसका बात का जिक्र नहीं किया। मैंने काफी बार सुना है कि आपको रेड कलर पसंद है, लेकिन कभी पहनते हुए नहीं देखा। मोनी ने हल्की मुस्कान के हाथ उसे देखकर कहा, बच्चा, सोशल मीडिया और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग होती है।
सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी को और हमें दिखाना पड़ता है कि वो कितने खुश हैं, लेकिन हमारी उदासी सिर्फ हम ही देख पाते हैं, या वो जो पर्सनल लाइफ में हमसे जुड़े हैं। आई नो कि तुमने मुझे हर जगह फॉलो किया होगा, तुम मेरी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैं जैसी सोशल मीडिया पर हूँ वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनते ही शशिका उदास हो गई और चेहरे को नीचे कर लिया। मोनी ने उसे देखकर हल्की मुस्कान लिए पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो गई? शासिका ने धीरे से चेहरा ऊपर करके उसे देखा। शशिका की आंखें नम हो गई, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देख मोनी को एक अलग ही बेचैनी होने लगी। उसने अगले ही पल आगे बढ़ के अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखे और अंगूठे से आंसुओं को पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा, तुम अचानक से रोने क्यों लगी? शासिका ने सिसकते हुए कहा, मैं बहुत गलत थी। मैंने आपके बारे में न जाने क्या क्या सोचा था, मैंने तो वही सच मान लिया। वो सोशल मीडिया वाला, मुझे लगता था कि मैंने आपको सच में जान लिया है, आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। अब आगे? वह अटक अटक कर बोल ये सब रही थी। उसकी बात सुनकर मोनी कुछ नहीं बोल पाए। वह स्पीचलेस हो चुकी थी कि वो बोतल ए तो बोले क्या। उसने धीरे से उसके चेहरे पर बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, बच्चा इट्स ओके, मैंने कहा कि तुमने गलत किया है। पूरी दुनिया मुझे वही मानती है जो सोशल मीडिया पर हूं, तुम अकेली तो गलत नहीं हो। शासिका ने सूखते हुए कहा, हाँ लेकिन मुझे आपको सच में जानना था, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कैसी हैं। मुझे आपकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना था। ये कहते हुए उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। मोनी ने अपने बाल सहलाते हुए उसे देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह शासिका को क्या जवाब दे। मोनी एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल तुम चेंज करो, हमें पार्टी में जाना है, हम वैसे ही बहुत लेट हो जाएंगे बच्चा। उसके बार बार बच्चा बच्चा कहने से शासिका ने चिढ़ते हुए कहा, पहली बात हम बच्चे नहीं हैं, हम आपसे छोटे हैं, पर हम 21 साल के हो चुके हैं। आप प्लीज हमें बच्चा नहीं कहिए। मोनी ने हंसते हुए कहा, ठीक है नहीं कहूंगी बच्चा, लेकिन फिलहाल तुम जो चेंज कर लो। ये कहते हुए वह वहां से जाने लगी, लेकिन तभी शशिका ने पूछा, से आप कहाँ जा रही है, क्या आप चेंज नहीं करेगी? मोनी ने उसकी तरफ पलटते हुए कहा, क्यों, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने चेंज करूं? उसकी बात सुनकर शासिका ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कुछ सोचा और हैरान होते हुए नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। हम बस ये कह रहे थे कि आप यहाँ चेंज कर लीजिए, ये आपका रूम है। मोनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं तुम यहाँ चेंज करो, मुझे एक कॉल करना है, मैं बालकनी में जा रही हूँ, एक काम क्यों नहीं करती, तुम चेंजिंग रूम में चेंज कर लो, मैं यहाँ चेंज करती हूँ। उसकी यह बात शशिका को सही लगी। वह तुरंत आसपास देखने लगी। उसका ध्यान सीधा चेंजिंग रूम की तरफ गया। उसने अपने बैग उठाया और भागते हुए चेंज रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसके हिल्स अचानक से टूटी और वह अचानक से बैलेंस बिगाड़ने हुए गिरने लगी। लेकिन तभी उसने एकदम से मोनी का हाथ पकड़ा। जहां मोनी उसे जाते हुए देख रही थी, अचानक से उसके एक्सप्रेशन बदले, वह भी खुद को संभाल नहीं पाए। वह भी शशिका के साथ ही बेड पर आ गई। हालात इस वक्त ये थे कि शशिका मोनी के नीचे थी, वही मोनी शासिका के ऊपर। शासिका जिसके दोनों हाथ इस वक्त मोनी के सीने पर थे, वही मनी के दोनों हाथ उसके चेहरे के अगल बगल फंसे हुए थे। मोनी बस उसकी आंखों में खोई हुई थी। शासिका किसी बुत की तरह उसके नीचे दबी हुई थी। वह कुछ समझ पाती कि तभी मोनी ने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बार फिर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह दोबारा शासिका के ऊपर जा गिरी। उसके अचानक गिरने से एक बार फिर से उछट कर उसके सीने पर जोर से प्रेस कर दिया, जिससे मनी की हल्की सी सिसकी निकल गई। उसके गाल लाल पड़ने लगे और कान सूख गर्म हो गए। वहीं उसकी सिसकी को सुनकर शासिका एकदम से होश में आए। उसने चौंकते हुए अपनी कंडीशन को देखा। उसने अपने हाथों पर ध्यान दिया जो कहाँ थे, ये सोचते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह चौंकते हुए मोनी को देखने लगी जो उसे ही देख रही थी। उसने तुरंत अपने हाथ अचानक से वापस की थी तो मोनी का बैलेंस बिगड़ा। उसके होठ सीधा शासिका के होठों पर जाकर गिरे। जैसे ही उन दोनों के होठों का मिलन हुआ, उन दोनों की आंखें एक साथ फैल गई। शासिका ने एकदम से घबराते हुए मोनी को देखा। वही मोनी की नजरें इस वक्त शासिका के झील सी आंखों में टिकी हुई थी। वह न जाने क्यों एक अजीब सा कनेक्शन फील कर रही थी शासिका के साथ। उसके हाथ अपने आप ही शासिका की कमर की तरफ जाते जा रहे थे। उनकी सांसें कमरे में गूंज रही थी। मोनी का खुद पर जैसे कोई कंट्रोल ही ना हो। दोनों एक दूसरे के होठों को फील करते जा रहे थे, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह वक्त वहीं पर थम गया हो। वह कुछ पल वैसे ही रहेगी, तभी अचानक से शासिका का फोन रिंग करने लगा, जिसकी रिंगटोन सुनकर मोनी एकदम से होश में आई। उसने अपनी आंखें फाड़ते हुए सामने से शशिका की आंखों में देखा और एकदम से उछलते हुए उसके ऊपर से उठकर खड़ी हो गई।
उसने तुरंत अपना पर्स उठाया और कमरे के बाहर की तरफ निकल गई। वही शासिका अभी भी बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उन दोनों के बीच क्या हुआ। उसने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा, ये अभी 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 हम दोनों के बीच क्या हुआ। वो हकलाते हुए बोलते जा रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया था। उसे ऐसा लगा था कि उसके होंठ कांप पर रहे हो। उसने एकदम से अपने होठों पर हाथ देखते हुए चौंक कर कहा, ओह नो, मैंने उन्हें किस किया। ये सोचते ही उसकी आंखें एक बार फिर बड़ी हो गई। वह चौंकते हुए दरवाजे को देखने लगी। वह एकदम से उठी अपने फोन को देखने लगी। उसे इस वक्त काफी गुस्सा आया था। उसका फोन उन दोनों के किसके बीच आ चुका था। उसने जलते हुए तुरंत अपना फोन उठाया और बिना नाम देखे कॉल अटेंड करते हुए झल्ला कर बोली, अरे यार कौन है, इस वक्त फोन क्यों कर रहे हो। तभी दूसरी तरफ से शक्ति की कड़क आवाज सुनाई थी, क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो, और अपने भाई का नाम तक देखना भूल गई हो क्या। शक्ति की आवाज सुनकर शशिका अगले ही पल हड़बड़ाकर बालकनी की तरफ भागी। उसने अपनी गर्दन सहलाते हुए इधर उधर नजर घुमाए और धीरे से बोली, सॉरी भाई, वह मैंने नाम नहीं पढ़ा, एक्चुअली में कुछ काम कर रही थी और आपने डिस्टर्ब कर दिया। ये कहते हुए वह धीरे से अपने आप में बोली, भाई आई कांट बिलीव कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपनी बहन के रोमांस में खलल डाली। अगर आप कॉल नहीं करते, थोड़ी देर कर बात कर देते तो आपका क्या बिगड़ जाता। कम से कम मेरी किस्त तो कंप्लीट हो जाती। वह अपने होठों पर अपनी जीभ फिराते हुए बोली, आप बताए भाई क्या काम था। ये कहते हुए उसका चेहरा उतर गया। तभी शक्ति की आवाज सुनाई दी, तो तुम इस वक्त कहाँ हो। शासिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने डैड को मैसेज कर दिया है, मैं अपनी बॉस के साथ पार्टी में जाने वाली हूँ। शक्ति ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, पार्टी में जाने के बाद अपनी बॉस से कहना कि वह जल्द से जल्द तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। ज्यादा रात तक कहीं रोकने की जरूरत नहीं, ओके। शशिका ने चिल्लाते हुए कहा, ओह गॉड भाई, मैं किसी मेल बॉस के साथ नहीं हूँ, वो फीमेल है। कम से कम यहाँ तो चेक करना बंद कीजिए। क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं है। शक्ति ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी मासूमियत पर नहीं है। कोई भी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा सकता है। तुम्हें इस दुनिया का असली चेहरा अभी तक देखा नहीं है। मैं वकील हूँ, मुझे पता है। शशिका ने रोता चेहरा बनाकर हुए कहा, लेकिन आप यह वकालत मुझ पर नहीं चलेगी। मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। जब मेरा मन होगा मैं तब आऊंगी। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। वह अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, अब उनके सामने कैसे जाऊंगी, कितना अजीब लगेगा उनके सामने ऐसे जाना। भगवान जी, आपने मेरे सामने कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी। वहीं दूसरी तरफ पाठक पैलेस। ईशानी इस वक्त अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं माफ नहीं करूंगी, इनसे बदला लूंगी। भले उनकी गलती है, लेकिन यह मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते। अपनी वाइफ पर इतना कोई गुस्सा करता है जिससे वह इतना प्यार करता हो। ये कहते हुए वह अपने कमरे को घूरने लगी। उसका मन तो नहीं करता दरवाजा खोलने का, लेकिन उसके कपड़े के अंदर थे, उसे अंदर जाना ही था। उसने दरवाजा खोला। उसने कमरे में अंधेरा तो तुरंत स्विच ऑन कर दिया और सामने देखा तो उसकी आंखें एकदम से फैल गई। वह अपने मुंह पर हाथ रखे सामने देखने लगी, जहां उसका पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। जगह जगह कैंडल रखी हुई थी और सामने ही एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। ऐसा लगा था जैसे उस बॉक्स के अंदर किसी ने किसी आदमी को कैद करके रखा हो। उसने बॉक्स को देखो तो वह कंफ्यूज हो गई। वहीं बेड पर ही 2-3 बॉक्स रखे देख वो और ज्यादा चौंकी। तभी एकदम से किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में कसा और उस शख्स के मजबूत दोनों हाथ उसकी कमर को सहलाने लगे, जिनका एहसास पाते ही ईशानी की हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने धीरे से कहा, मिस्टर पाठक, आपने ये सब किया है तो। 59 केशव का सरप्राइज। केशव की नशीली बातें और अनामिका का शक चंचल पर। शक्ति ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, पार्टी में जाने के बाद अपनी बॉस से कहना कि वह जल्द से जल्द तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। ज्यादा रात तक कहीं रोकने की जरूरत नहीं, ओके। शशिका ने चिल्लाते हुए कहा, ओह गॉड भाई, मैं किसी मेल बॉस के साथ नहीं हूँ, वो फीमेल है। कम से कम यहाँ तो चेक करना बंद कीजिए। क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं है। शक्ति ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी मासूमियत पर नहीं है। कोई भी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा सकता है। तुम्हें इस दुनिया का असली चेहरा अभी तक देखा नहीं है। मैं वकील हूँ, मुझे पता है। शशिका ने रोता चेहरा बनाकर हुए कहा, लेकिन आप यह वकालत मुझ पर नहीं चलेगी। मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। जब मेरा मन होगा मैं तब आऊंगी। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। वह अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, अब उनके सामने कैसे जाऊंगी, कितना अजीब लगेगा उनके सामने ऐसे जाना। भगवान जी, आपने मेरे सामने कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी। वहीं दूसरी तरफ पाठक पैलेस।
ईशानी इस वक्त अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं माफ नहीं करूंगी, इनसे बदला लूंगी। भले उनकी गलती है लेकिन यह मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते। अपनी वाइफ पर इतना कोई गुस्सा करता है जिससे वह इतना प्यार करता हो। ये कहते हुए वह अपने कमरे को घूरने लगी। उसका मन तो नहीं करता दरवाजा खोलने का, लेकिन उसके कपड़े के अंदर थे, उसे अंदर जाना ही था। उसने दरवाजा खोला। उसने कमरे में अंधेरा तो तुरंत स्विच ऑन कर दिया और सामने देखा तो उसकी आंखें एकदम से फैल गई। अब आगे वह अपने मुंह पर हाथ रखे सामने देखने लगी, जहां उसका पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। जगह जगह कैंडल रखी हुई थी और सामने ही एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। ऐसा लगा था जैसे उस बॉक्स के अंदर किसी ने किसी आदमी को कैद करके रखा हो। उसने बॉक्स को देखो तो वह कंफ्यूज हो गई। वहीं बेड पर ही 2-3 बॉक्स रखे देख वो और ज्यादा चौंकी। तभी एकदम से किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में कसा और उस शख्स के मजबूत दोनों हाथ उसकी कमर को सहलाने लगे, जिनका एहसास पाते ही ईशानी की हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने धीरे से कहा, मिस्टर पाठक, आपने ये सब किया है? तो वो अपनी आंखों में चमक लिए सामने देख रही थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि केशव इतनी सारी डेकोरेट कर सकता है सिर्फ उसे मनाने के लिए। केशव ने अपने दोनों हाथ की गति और ज्यादा तेजी से उसकी कमर पर कसते हुए कहा, यस बीवी, मैंने ये सब किया है सिर्फ तुम्हें बनाने के लिए। आई एम रियली सॉरी। ये कहते हुए उसने एकदम से ईशानी को अपनी तरफ पलटा। ईशानी की आंखें हल्की सी नम हो गई थी। केशव ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, यू नो कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं दे सकता। आई डोंट केयर कि किसकी गलती थी, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही बात पता है कि तुम्हें कोई प्रपोज कर रहा था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी लिटिल वाइफ, आई नो कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा खुद के गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब किस पर गुस्सा कर दूं, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह नाराज मत होया करो। सुबह से तरस गया हूं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। ईशानी बस उसकी बात सुनती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने धीरे से उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर किसने कहा था मुझ पर गुस्सा करने के लिए? आप एक बार उस आदमी पर भी तो गुस्सा कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो सब मुझ पर गुस्सा करना आता है। प्यार तो आप करते ही नहीं। ये कहते हुए वह एकदम से उसकी तरफ घूम गई। उसकी पीठ केशव की ओर थी। केशव ने अगले ही पल उसकी गर्दन पर अपने दहकते होंठ रख दिए, जिसका एहसास पाते ही अगले ही पल ईशानी पर सिसकने लगी। उसने ड्रेस अपनी मुट्ठी में भींच ली और हल्की सी सिसकी लेते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे आपसे बात नहीं करनी, हटिए। वह अभी भी हल्की नाराज थी। उसकी बात सुनकर केशव ने अपनी पकड़ में उसकी कमर पर कसते हुए धीरे से कहा, नहीं, मैं तुम्हें आज नहीं जाने दूंगा। पहले तुम कहोगे तुम मुझसे नाराज नहीं हो। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, अजीब जबरदस्ती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं नाराज हूं और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आप प्लीज मुझे इस तरह मजबूर मत कीजिए। केशव ने धीरे से उसकी गर्दन को बाइट करते हुए वह उसकी गर्दन को शक करने लगा। ईशानी ने अपने मुठ्ठियां ढीली छोड़ दी। वह गहरी सांस ले रही थी। उसके कंठ शर्म से लाल पड़ने लगे। केशव ने अगले ही पल उसे पलटते हुए अपने सीने से सटा लिया। वह उसके होठों की तरह बढ़ने लगा। वह उसके होठों को चूम पाता उससे पहले ही ईशानी ने उसके और अपने होठों के बीच अपने हाथ को लाकर शर्माते हुए धीरे से कहा, हब्बी प्लीज अभी ऐसा मत कीजिए, हमें पार्टी में जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम पार्टी में कैसे जा पाएंगे? प्लीज मेरे इमोशंस मत जागाए। उसकी आवाज काफी धीमी थी, वह भी अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। केशव ने उसके माथे से अपना माथा सटाते हुए कहा, ठीक है। फिर उसने धीरे से सख्त वॉइस में कहा, ओके, लेकिन अब हमेशा हमारे बीच ये रोमांस कंटिन्यू होगा और आज रात काफी हॉट होगी बीवी। ये कहते हुए उसने अगले ही पल उसे बड़ुए से बॉक्स का रैपर हटाया। उसके अंदर व्हाइट कलर की ड्रेस थी। व्हाइट कलर की ड्रेस जो कि काफी खूबसूरत लग रही थी, जिसे देख ईशानी की आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई। वह चौंक कर केशव को देखने लगी। उसने 3 दिन पहले ही इस ड्रेस को एक एग्जीबिशन में देखा था। वह केशव से कहकर उस ड्रेस को खरीदने वाली ठीक है, तभी उसे पता चला कि कोई और उस ड्रेस को खरीद कर ले गया है, जिसे सोचकर वह काफी उदास हुई थी, लेकिन इस वक्त वह काफी शौक थी। उसने हैरान होते हुए केशव को देखकर पूछा, हब्बी यह ड्रेस तो ये तो मैंने उस एग्जीबिशन में देखी थी। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही है या फिर वही, लेकिन आपके पास कैसे? इसे तो मैंने सुना था किसी और ने खरीद लिया। मैं आपको कहने वाली थी कि आप ये ड्रेस मेरे लिए खरीदे। वह हैरान होगा केशव को देखने लगी। केशव ने उसके गाल पर अंगूठे से सहलाते हुए कहा, बीबी तुम भले ही मुझ पर ध्यान न दो, लेकिन मेरी नज़र 24 घंटे तुम्हारे ऊपर रहती है। आई नो वेल कि तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद आती है और कौन सी नहीं। ये मैंने उसी दिन तुम्हें गिफ्ट देने के लिए खरीद ली।
ईशानी ने खुश होते हुए केशव के दोनों गालों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करते हुए बोली, हब्बी आप सच में दुनिया के बेस्ट हबीबी हो। केशव ने डेविल स्माइल के साथ कहा, इतनी आसानी से तुम छूट नहीं सकती हो। इतनी महंगी ड्रेस की कीमत सिर्फ एक बेबी किस, नॉट फेयर, और वह भी गालों पर, यह बहुत नाइंसाफी है बीवी। उसकी बात का मतलब समझते हुए ईशानी ने शर्माते हुए कहा, हबीबी आप बहुत नोटी हो गए हैं, अभी अभी हमें पार्टी में जाना है, हटिए मुझे तैयार होने दीजिए। ये कहते हुए उसने उन दोनों बॉक्स को देखा और कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। केशव ने धीरे से वो दोनों बॉक्स भी खोल दिए। एक बॉक्स के अंदर व्हाइट किटन हील्स तो दूसरे बॉक्स के अंदर एक काफी चमचमाता हुआ डायमंड नेकलेस था जिसके ऊपर रियल डायमंड लगे हुए थे। उसे नेकलेस की कीमत लगाना काफी मुश्किल था। उसे डायमंड नेकलेस को देखकर ईशानी को जैसे बेहोशी आने को तैयार थी। वह केशव को देखने लगी। उसे हैरान देख केशव ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़र उसके होठों पर टिकाते हुए कहा, इस डायमंड की काफी महंगी कीमत है लेकिन तुम काफी सस्ते में निपट जाओगी। ये कहते हुए उसने धीरे से अपने अंगूठे से उसके होठों को प्रेस किया। ईशानी ने शर्माते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया और तुरंत उन तीनों बॉक्स के लिए बाथरूम के अंदर चली गई। नाइट टाइम दिल्ली के एक बगैर पार्टी हॉल में काफी धूम मची हुई थी। दिल्ली के ही नहीं, इंडिया के काफी बड़े बड़े और रईस बिजनेसमैन और टायकून वहां पर आए हुए थे। मल्होत्रा फैमिली जो दिल्ली की धड़कन मानी जाती थी, उसने अपनी सक्सेस की खुशी में ये पार्टी रखी थी क्योंकि उनकी सबसे बड़ी डील पाठक फैमिली के साथ होने वाली थी जिससे उन्हें काफी बड़ा प्रॉफिट होने वाला था और उसी की खुशी में उन्होंने यह आलीशान पार्टी रखी थी। मिस्टर विनय मल्होत्रा और उनकी वाइफ मिनी मल्होत्रा सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। उनकी इकलौती औलाद कशिश मल्होत्रा जो कि अभी तक पार्टी में इंटर नहीं हुई थी, लेकिन सभी की नज़र उसकी तलाश में थी। सभी लोग हैरान थे कि पार्टी में इतने रईस लोग कैसे आ सकते हैं जबकि मल्होत्रा फैमिली को इतने लोग जानते भी नहीं थे। ईशान और जगदीप सबसे पहले वहां चुके थे। तभी दरवाजे पर 3 लोगों की एंट्री हुई, ओम प्रकाश, दीवान, सुलेखा और अनामिका की। सभी लोग हैरान हो गए ओम प्रकाश को देखने लगे। महाजन फैमिली को तो कई लोग जानते थे लेकिन किसी ने भी ओम प्रकाश के बारे में कुछ नहीं सुना था। तभी सामने खड़े ईशान की नज़र ओम प्रकाश पर गई। उसकी आंखें छोटी हो गई। वो घबराते हुए जगदीप से बोल तो जगदीश ने उसे शौक होकर देखा और फिर अपनी नज़र ओम प्रकाश पर टिकाए। ओम प्रकाश को देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहा, ओह नो यार, यह इंसान इंडिया में नहीं होना चाहिए। इसे तो इंडिया में आना ही नहीं था लेकिन यह आया है। जरूर जरूर कोई प्लान है इसका। एक सेकंड, मैं अभी अभी के सबसे बात करता हूँ। इस बारे में तुम उससे फोन करके पूछो। ईशान भी अपना फोन निकाला और दोनों किसी से बात कर रहे थे। वही ओम प्रकाश के आते ही मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा ने उन तीनों का वेलकम किया। अनामिका यहां नहीं आना चाहती थी। वह लोग पार्टी में आए लोगों से मिलने लगे। तभी पार्टी के अंदर चंचल और विशाल सिंघानिया के इंटर हुए। वो दोनों एक साथ आए हुए थे। ये देखकर अनामिका को और ज्यादा गुस्सा करने लगी। कहने को तो विशाल उसका बॉयफ्रेंड था लेकिन न जाने क्यों चंचल हमेशा विशाल के आसपास घूमती रहती थी। ये बात इस वक्त अनामिका को काफी खटक रही थी। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैंने विशाल से पूछा था वह पार्टी में आएगा या नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया और अचानक से इसने, एक सेकंड, ये कुछ तो छुपा रहा है। कहीं इसका चंचल के साथ? नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, अभी देखती हूं दोनों को। ये कहते हुए उसने अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ा दिए। उसे देख चंचल ने विशाल को देखा, विन की और बोली, ओ माय गॉड अनामिका, तुम यहाँ? तुम घर पर थी ना? अगर आना था तो बता देती। मैंने तो कह रहा था कि तुम्हें भी इनवाइट करें लेकिन विशाल कहा कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। यू नो उसे तुम्हारी मूर्ति काफी फिक्र है। 60 इंटेंस नजरें और अभय हुआ पागल, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मेरा खड़ूस बॉस। ईशान और जगदीप सबसे पहले वहां चुके थे। तभी दरवाजे पर 3 लोगों की एंट्री हुई, ओम प्रकाश, दीवान, सुलेखा और अनामिका की। सभी लोग हैरान हो गए ओम प्रकाश को देखने लगे। महाजन फैमिली को तो कई लोग जानते थे लेकिन किसी ने भी ओम प्रकाश के बारे में कुछ नहीं सुना था। तभी सामने खड़े ईशान की नज़र ओम प्रकाश पर गई। उसकी आंखें छोटी हो गई। वो घबराते हुए जगदीप से बोल तो जगदीश ने उसे शौक होकर देखा और फिर अपनी नज़र ओम प्रकाश पर टिकाए। ओम प्रकाश को देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहा, ओह नो यार, यह इंसान इंडिया में नहीं होना चाहिए। इसे तो इंडिया में आना ही नहीं था लेकिन यह आया है। जरूर जरूर कोई प्लान है इसका। एक सेकंड, मैं अभी अभी के सबसे बात करता हूँ। इस बारे में तुम उससे फोन करके पूछो। ईशान भी अपना फोन निकाला और दोनों किसी से बात कर रहे थे।
वही ओम प्रकाश के आते ही मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा ने उन तीनों का वेलकम किया। अनामिका यहाँ नहीं आना चाहती थी, वह लोग पार्टी में आए लोगों से मिलने लगे। तभी पार्टी के अंदर चंचल और विशाल सिंघानिया के इंटर हुए। वो दोनों एक साथ आए हुए थे। ये देखकर अनामिका को और ज्यादा गुस्सा करने लगी। कहने को तो विशाल उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन न जाने क्यों चंचल हमेशा विशाल के आसपास घूमती रहती थी। ये बात इस वक्त अनामिका को काफी खटक रही थी। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैंने विशाल से पूछा था वह पार्टी में आएगा या नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया। और अचानक से इसने, एक सेकंड, ये कुछ तो छुपा रहा है। कहीं इसका चंचल के साथ? नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, अभी देखती हूँ दोनों को। ये कहते हुए उसने अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ा दिए। उसे देख चंचल ने विशाल को देखा, विंक की और बोली, ओ माय गॉड अनामिका, तुम यहाँ? तुम घर पर थी ना? अगर आना था तो बता देती। मैंने तो कह रहा था कि तुम्हें भी इनवाइट करें, लेकिन विशाल कहा कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। उसे तुम्हारी मूर्ति काफी फिक्र है। अब आगे। ये कहते हुए उसने विशाल को लेकर आई विंकी और अनामिका को देखकर बोली, वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, न तंग करना चाहता था। वह तुम्हारे पास आज के लिए जाना चाहता था, पर मुझे पार्टी में आना था और मेरे घर पर कोई नहीं है तो मैं अकेली कैसे आती। ये सुनकर अनामिका कंफ्यूज हो गए उन दोनों को देखने लगी। वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन चंचल ने उसे अपनी चिकनी चुपड़ी की बातों में लपेट लिया था। तभी वहां पर 3 लोगों की और एंट्री हुई, जो कि अभय शुक्ला और उसकी असिस्टेंट सभ्यता बसु, और उन्हीं के बीच दामिनी जी चलते हुए आ रही थी। जहां दामिनी जी ने ग्रे कलर की कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने एक गले में भारी हार पहना हुआ था जो किसी शाही खानदान का लग रहा था। वही अभय, जिसने इस वक्त ग्रे कलर के 3 पीस सूट में पहना हुआ था। उसने अपनी कानों में ब्लूटूथ, आंखों पर व्हाइट सनग्लासेस थे। उसका एक हाथ पैर की पॉकेट में था तो एक हाथ से उसने दामिनी जी के कंधों को पकड़ा हुआ था। वही सभ्यता, जिसने इस वक्त बेबी पिंक कलर की हेल्थर ड्रेस पहनी हुई थी। उसके गले में एक पतली गोल्डन चेन थी। उसने अपने हाथ में गोल्डन कलर का एक परस पकड़ा हुआ था। उसके ब्लैक कीटन हील्स, जिसके टक टक की आवाज से सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। सभी लोग हैरान होकर उन्हें देखने लगे, क्योंकि वह दोनों दामिनी पाठक के साथ आए हुए थे। दामिनी पाठक को कौन ही जानता। अचानक से सभी लोगों ने अपने कदम दामिनी जी की तरफ बढ़ा दिए। वहीं ओम प्रकाश ये देखकर शॉक हो गया। उसने ठंडी निगाहों से दामिनी जी को देखा तो उसके होठों पर अचानक से ही शैतानी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया। वही दामिनी जी अभय और सभ्यता के साथ चलते हुए पार्टी में आए हुए कई लोग उन्हें जानते थे। मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा ने पर्सनली दामिनी जी और उन दोनों का वेलकम किया। लगभग पिछले 15 मिनट से मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा उन तीनों की खातिरदारी करने में लगे हुए थे। मिसेज मल्होत्रा दामिनी जी के पास से हटने को तैयार ही नहीं थी। पार्टी के अंदर रौनक और ज्यादा बढ़ने लगी। तभी अचानक से सभी लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया, जहां काफी सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। उन्हीं के बीच से होता हुआ केशव और उसी की बाहों में हाथ डाले ईशानी चलते हुए आए थे। ईशानी, जिसने वही व्हाइट मरमेड ड्रेस पहनी हुई थी। वही उसी के साथ केशव ने व्हाइट कलर का 3 पीस सूट पैंट पहना हुआ था। व्हाइट शूज और उसके आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस, जो कि उसके चार्म को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। लड़कियों की नजरें उसके ऊपर से हटाने का नाम नहीं ले रही थी। वही लड़के आंखें फाड़े ईशानी को देख रहे थे, जो कि किसी आसमान से उतरी एंजल की तरह लग रही थी। वह काफी खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। उसका ब्लंट हेयर स्टाइल लड़कों को अपनी तरफ अटैक कर रहा था। उसने गले में डायमंड नेकलेस पहना हुआ था और हाई किटन हील्स। उन दोनों को देखकर मिस्टर एंड मिस्टर मल्होत्रा की आंखों में एकदम से चमक आ गई। वह तुरंत उन दोनों की तरफ भागे। उन्होंने स्पेशली बुके से केशव का और ईशानी का वेलकम किया। वह दोनों उन दोनों के साथ पार्टी में एंटर हुए। वह सभी लोग दामिनी जी के पास आकर खड़े हो गए। केशव और ईशानी ने दामिनी जी का आशीर्वाद लिया। मिनी ने दामिनी जी को देखते हुए कहा, आंटी, सच में जितना आपने कहा था आपकी बहू उससे ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर दामिनी जी ने प्राउड फील करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, मेरा पोता ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं करता। वैसे तो आपको पता ही होगा, इसे तो शादी कर ही नहीं थी। वह तो मेरी बहू इतनी खूबसूरत है कि वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वो बहुत प्यार करता है अपनी बीवी से। दामिनी की यह बात सुनकर कैसे अपनी आंखें छोटी हो गई। वहीं सभी लोगों ने जोर का ठहाका लगाया। वही सभ्यता हैरान होकर ईशानी और केशव को देख रही थी। उसे ऐसे हैरान देख अभय सांस लेते हुए कहा, ये लड़की इतना मुंह फाड़ यही है, पागल हो गई है क्या? उसने धीरे से केशव को देखते हुए कहा, बॉस,
केशव ने उसकी बात सुनी तो उसकी नज़र सीधा सभ्यता पर गई। ईशानी ने भी सभ्यता को अभय के साथ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है अभय? ये सुनकर अभय ने चौंकते हुए ईशानी को देखा और फिर सभ्यता को देखने लगा। सभ्यता ने तुरंत मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये खड़ूस इंसान मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ से हो सकता है? ये तो मेरे बॉस हैं, मैं इनकी नई असिस्टेंट हूँ सभ्यता बसु। वह लंबी सी मुस्कान लिए केशव और ईशानी को ही देख रही थी। उसने न्यूज़ में उन दोनों की शादी के बारे में पढ़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी केशव पाठक से मिलने का मौका मिलेगा। केशव ने उसका नाम दोहराते हुए कहा, सभ्यता, हम इंटरेस्टिंग, आई होप कि तुम्हें मेरे असिस्टेंट कम फ्रेंड के साथ काम करके अच्छा लगेगा। यह कोई खड़ूस इंसान नहीं है, बस कभी किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता, मेरे साथ रहना है ना, आई होप कि तुम इसका विश्वास जीत पाओगी। सभ्यता ने बस हल्की मुस्कान पास की। वह अभय को देखने लगी जो कि उसे एक टर घूरे जा रहा था। उसने इतने लोगों के सामने अपने ही बॉस को खड़ूस बोल दिया था। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ उसने तुरंत अपनी आंखें भींच ली और बोली, बेवकूफ सभ्यता, कभी तो जुबान पे ताला लगा लिया कर, जब देखो सच बोलती रहती है, कभी मरेगी इस खड़ूस के हाथों। ईशानी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। सभ्यता ने उसके साथ हैंडशेक किया। तभी किसी ने कसके अभय को और केशव को पीछे से गले लगा लिया। केशव और अभय दोनों शॉक रह गए। दोनों ने एकदम से अपने पीछे खड़े इंसान को झटकते हुए दूर किया। उनके सामने ईशान और जगदीप थे जो उन्हें इस तरह घबराते देख जोर जोर से हंसने लगे। केशव ने आंखें छोटी करते हुए उन दोनों को देखा और अपनी बीवी को देखने लगा जो भी उन दोनों का साथ दे रही थी हंसने में। केशव ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों पागल हो गए हो? तुम दोनों, यह क्या तरीका है? हम लोग पार्टी में आए हुए हैं। जगदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हो गया, पार्टी में ही तो मस्ती मजाक होता है ना, जस्ट लिटिल फन बड़े भाई। वैसे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल भाभी। ये सुनकर केशव की छोटी करते हो उसे देखने लगा। जगदीप ने उसे देखा और मुंह बनाते हो बोल, कम ऑन यार, भाभी को कम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकता क्या मैं उनका इकलौता देवर हूँ। ईशान ने उसे घूरते हुए कहा, वॉट डू यू मीन बाय दैट, उनका इकलौता देवर मैं हूँ? तुम यह मत भूलो कि तुम मुझसे बड़े हो और मैं छोटा, इनफैक्ट मैं तो आदित्य से भी छोटा हूँ पूरे 2 महीने। वैसे आदित्य कहाँ है? उसने केशव को देखा, अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, आ जाएगा। ईशान ने अभय को देखा और उसके पास खड़ी सभ्यता को देखकर कहा है, बाय द वे मिस्टर अभय शुक्ला, लगता है कि तुम्हें भी अपनी गर्लफ्रेंड मिली गई। थैंक गॉड कि तुम भी शादी करने वाले हो। वैसे ये बहुत खूबसूरत है, मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द शादी कर लो। इतनी खूबसूरत लड़कियां कहाँ रुकने वाली है किसी के पास, और तुम्हारे जैसे खड़ूस इंसान के पास तो बिल्कुल भी नहीं। जितना जल्दी हो सके इसे अपनी बीवी बना लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और पंछी इसे उड़ा के ले जाए। अभय ने झल्लाते हुए अपने दोनों हाथ उसके गले की तरह बढ़ाते हुए चिल्लाया और बोला, अबे यार क्या मजाक है, तुम्हें दिखाई नहीं देता यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम लोगों को एक एक करके बताऊं क्या मैं? वह काफी झल्ला चुका था। पहले दामिनी ने उससे पूछा, फिर मिसेज मल्होत्रा ने, उसके बाद ईशानी ने, और अब यहाँ ये दोनों पूछ रहे थे। ईशान ने एकदम से जगदीप के पीछे छुपते हुए कहा, ठीक है दानव, इतना चिल्ला क्यों रहा है? रिलैक्स रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बाय द वे, अगर यह असिस्टेंट है तो इतनी खूबसूरत क्यों है? असिस्टेंट को मैंने इतना खूबसूरत होते हुए नहीं देखा। बाय द वे मिस, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम जो चाहेगी वह मैं दिल लाकर दे दूंगा तुम्हें। ये सुनकर सभ्यता उसे देखने लगी। जगदीप ने उसके गाल पर टिप्पणी मारते हुए कहा, मिस सभ्यता, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आपके लिए आपका ये खड़ूस बॉस ही ठीक है। यह इंसान थोड़ा पागल है, इसकी गर्लफ्रेंड तो कोई लड़की नहीं बनना चाहती। ये सुनकर ईशान उसे होने लगा। तभी उन लोगों का ध्यान एक साथ गेट की तरफ गया, जहां देखते ही एकदम से जगदीप के मुंह से निकला, ओ माय गॉड व्हाट ए ब्यूटी, शी इज आल्सो हॉट। कोष्टक